हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे हैं UGC नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस राजनीति शास्त्र से। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे जून 2021 का प्रश्न पत्र। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यदि आपको वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के नाभिकीय सिद्धांत की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता नहीं है? जो नाभिकीय सिद्धांत है उनकी विशेषता देखनी है, तो यह न्यूनतम विश्वसनीय प्रतिवरण है, तो पहला सही हो जाएगा। पहले इसका प्रयोग नहीं करना था या करना है, तो ये भी सही है कि पहले इसका प्रयोग नहीं करेंगे। मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध इसका प्रयोग नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। और केवल परंपरागत हथियार वाले राज्यों के खिलाफ इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा, तो ये भी सही है। मई 1998 में शक्ति श्रृंखला के परमाणु परीक्षण के बाद भारत ने स्वयं को परमाणु क्षमता संपन्न देश घोषित कर दिया। इसके साथ ही एक परमाणु नीति की आवश्यकता महसूस की गई। वर्ष 1998 में परमाणु नीति का ड्राफ्ट प्रस्तुत किया गया, जिसके 3 वर्ष से भी अधिक समय पश्चात सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने परमाणु नीति की घोषणा की। इस नीति की प्रमुख विशेषता निम्न है। पहला, भारत में परमाणु शक्ति का मूल उद्देश्य भारत को परमाणु आक्रमण से सुरक्षित रखना, इसलिए भारत किसी भी देश के ऊपर पहले परमाणु हमला नहीं करेगा। दूसरा, परमाणु प्रतिरोध के निर्माण में अधिकतम विश्वसनीयता, प्रभावकारिता एवं सुरक्षा की भी आवश्यकता है। नेक्स्ट है, भारत उन देशों के ऊपर भी परमाणु हमला नहीं करेगा जिनके पास केवल परंपरागत हथियार हैं, अर्थात वे परमाणु शक्ति संपन्न देशों के गठबंधन के साथ नहीं हैं। यदि भारत पर रासायनिक एवं सैनिक हथियारों से हमला किया जाता है, तभी भारत परमाणु हथियारों का प्रयोग करेगा। नेक्स्ट है, द्वंद्व केवल युद्ध नहीं है, बल्कि यह केवल अंतर का दिखाई पड़ता है। मतांतर हितों का अंतर न केवल मालिक कर्मचारियों के बीच, बल्कि प्रबंधकों के बीच भी, निर्देशकों के बीच या जहाँ कहीं अंतर दिखाई पड़ते हैं। यह कथन किसका है? ये जो कथन कहे गए हैं ये है मैरी पी फॉलेट का। किनका है? मैरी पी फॉलेट के द्वारा कहा गया है। मैरी पाकर फॉलेट प्रशासनिक सिद्धांतों के क्षेत्र में पहली महिला हैं जिन्होंने अपनी पुस्तक क्रिएटिव एक्सपीरियंस में इन्होंने निर्दिष्ट किया है कि संघर्ष असंगतताओं और व्यर्थ प्रकोप नहीं है, बल्कि एक सामान्य प्रक्रिया है जिसके द्वारा सामाजिक रूप से मूल्यवान मतभेद सभी संबंधों के संवर्धन के लिए खुद को पंजीकृत करते हैं। इसके अलावा इन्होंने तर्क दिया था कि संघर्ष ना तो अच्छा होता है और ना ही बुरा, और इसका मूल्यांकन नैतिक पूर्वाग्रहों के आधार पर किया जाना चाहिए। संघर्ष युद्ध नहीं है, केवल अंतर की उपस्थिति है, इसलिए संघर्ष व्यक्तियों की राय और हितों के बीच का अंतर है। इस तरह के मतभेद न केवल नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच होते हैं, बल्कि यह हर जगह पैदा हो सकते हैं। इस प्रत्येक स्तर पर सभी संगठन की एक सामान्य घटना है। नेक्स्ट आते हैं, राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। यह किसका कथन है? तो ये है माओ त्से का। माओ त्से पहले मार्क्सवादी विचारक हैं जिन्होंने सैन्य शक्ति पर इतना ज़्यादा बल दिया है। माओ का मानना है कि मनुष्यों को शक्ति के प्रयोग से ही बदला जा सकता है और सामाजिक परिवर्तन का आधार शक्ति ही है। इसलिए इन्हें साम्यवादियों को अधिक से अधिक शक्ति अर्जित करने की सलाह दी जाए ताकि चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना हो सके। इनका प्रमुख कथन है कि राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली से उत्पन्न होती है, इसलिए इसे सैनिक शक्ति से पृथक नहीं किया जा सकता, अर्थात सैनिक शक्ति और राजनीतिक शक्ति में गहरा संबंध होता है। नेक्स्ट है, एल्टन मेयो द्वारा किए गए हाथोन प्रयोग का सार निम्नलिखित में से किस में है? तो इन्होंने ग्रेट एल्यूमिनेशंस एक्सपेरिमेंट दिया है। आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स भी इनके द्वारा दिया नहीं गया है। ह्यूमन एटीट्यूड एंड सेंटिमेंट्स, ये भी हाथोन प्रयोग से संबंधित है। और बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट्स भी इसका सही हो जाएगा। सेकंड को छोड़कर सभी सही हैं। एल्टन मेयो द्वारा 1924 से 1932 में हाथोन अध्ययन किया गया था। ये अध्ययन शिकागो अमेरिका के पास स्थित वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में चलाया जा रहा था। महान प्रकाश प्रयोग ग्रेट एल्यूमिनेशंस एक्सपीरियंस रिले असेंबली टेस्ट का रूप 1928 में समूह साक्षात्कार कार्यक्रम ह्यूमन एटीट्यूड्स एंड सेंटिमेंट्स
ये 1928 से 1931 में आए, और बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट 1931 से 1932 में आए। नेक्स्ट आते हैं समाजवाद। पूंजीवाद का उच्चतम चरण है, यह किसका कथन है? तो ये कथन है VL लेनिन का। व्लादिमीर लेनिन की पुस्तक इम्पेरियलिज्म इज़ द हाईएस्ट स्टेट ऑफ कैपिटलिज्म 1917 में आई। लेनिन के अनुसार वित्तीय पूंजीवाद है। इनका प्रसिद्ध कथन है कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है। लेनिन के अनुसार इंग्लैंड और फ्रांस जैसे विकसित पूंजीवादी देश अफ्रीकी महाद्वीप के देशों का शोषण कर रहे हैं, और शोषण से यहाँ के सर्वहारा वर्ग को भी लाभ प्राप्त हो रहा है, इसलिए पूंजीवादी देशों में क्रांति नहीं हो पा रही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के व्याख्या सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया गया है? तो CW मैंने नहीं किया है, कार्ल W डायल्स के द्वारा नहीं किया गया है, केनेथ बोल्डिंग ने किया है, और मॉर्टन कैप्लॉन के द्वारा भी किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत के व्यवस्था सिद्धांत का प्रतिपादन किन्हें नहीं किया गया है? तो कार्ल W डायस के द्वारा नहीं किया गया है। कार्ल W डायस का संबंध अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचार सिद्धांत से है। संचार उपागम के बारे में सर्वप्रथम गणितज्ञ नॉर्बर्ट वीनर ने अपने संचार, साइबरनेटिक्स, फीडबैक आदि अवधारणाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया, परंतु इसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कार्ल ड्यूस डायच ने अपनी पुस्तक नब्ज ऑफ गवर्नमेंट के माध्यम से प्रस्तुत किया, जबकि CW मैनिंग, केनेथ बोल्डिंग और मॉर्टन कैप्लॉन का संबंध अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के व्यवस्था सिद्धांत से है। नेक्स्ट आते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। आधे ऑप्शन हमें यहाँ पे जो लेखक के ग्रंथ हैं वो दिए गए हैं पीछे, तो हम यही देखते हैं। पहले आते हैं EF शुमेकर, इनके द्वारा लिखी गई है स्मॉल इज ब्यूटीफुल, अ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इज ऑफ पीपल मेथड। नेक्स्ट है जेम्स लवलॉक के द्वारा लिखी गई है गाइया, अ न्यू लुक एट लाइफ ऑन अर्थ। नेक्स्ट आते हैं एफ कापा, द टर्निंग पॉइंट, और रिशल कार्सन के द्वारा लिखी गई है साइलेंट स्प्रिंग। तो द EF शुमेकर के द्वारा लिखी गई है स्मॉल इज ब्यूटीफुल, अ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इज ऑफ इफ पीपल मैटर्ड। नेक्स्ट है जेम्स लवलॉक के द्वारा गाइया, अ न्यू लुक एट लाइफ ऑन अर्थ। F कार्पा के द्वारा लिखी गई है द टर्निंग पॉइंट, और रिशल कार्सन के द्वारा लिखी गई है द साइलेंट स्प्रिंग। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन फ्रेडरिक W टेलर की मौलिक रचनाएं हैं? तो फ्रेडरिक W टेलर की फ्रेडरिक रचनाओं के अंतर्गत आती हैं पीस रेट सिस्टम, आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स। नेक्स्ट है शॉप मैनेजमेंट। तो जो फ्रेडरिक W टेलर हैं इनके द्वारा 3 पुस्तकें लिखी गई हैं, कौन कौन सी? पीस रेट सिस्टम, आर्ट ऑन द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स, और शॉप मैनेजमेंट। फ्रेडरिक टेलर ने 20वीं सदी के पहले दशक में वैज्ञानिक प्रबंधन का प्रतिपादन किया। यह प्रशासन का पहला सामंजस्यपूर्ण सिद्धांत था। वैज्ञानिक प्रबंधन टेलरवाद के रूप में भी जाना जाता है। टेलर की मौलिक रचनाएं निम्न हैं। पहला, द पीस रेट सिस्टम, जो कि 1895 में आई थी। शॉप मैनेजमेंट 1903 में आई। आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स ये 1906 में आई, और प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट ये 1911 में आई थी। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित प्रशासनिक आधार, समितियां और आयोगों को उनके कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। समिति और उनके आयोग के कालक्रम पहले आते हैं। जो हमारा प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग है, इसकी स्थापना की गई थी 1966 में। गोपाल स्वामी अयंगर समिति बनाई गई थी 1949 में। गोरवाला समिति को बनाया गया था 1951 में। और जो सतीश चंद्र समिति है, इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। तो सही क्रम क्या होगा? पहले आते हैं हमारे गोपाल स्वामी अयंगर 1949, फिर आते हैं गोरवाला समिति 1951, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, और फिर सबसे लास्ट में आती है सतीश चंद्र समिति, जो कि 1989 में स्थापित की गई थी।
गोपाल स्वामी अयंगर समिति 1949 में आई। गोरवाला समिति 1951 में आई। प्रथम प्रशासन सुधार आयोग 1966 में बना था और सतीश चंद्र समिति 1989 में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है, भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करने के लिए भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसको मार्च 1954 में किया गया था। थिंक टैंक की स्थापना प्रशासनिक संस्थानों के लिए कब स्थापित किया गया था? मार्च 1954 को। भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करने के लिए पॉल एच एप्पलवी समिति की सिफारिश पर मार्च 1954 में भारतीय लोक प्रशासन संस्था की स्थापना की गई। इस अर्ध सरकारी संस्था के निम्नलिखित कार्य होते हैं। पहला, केंद्र सरकार राज्य सरकारों और सार्वजनिक उपक्रम के अधिकारियों के लिए रिफ्रेशर कोर्स आयोजित करेगी, प्रशासनिक अनुसंधान बनाएगी, इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का प्रकाशन करेगी, लोक प्रशासन के विश्वविद्यालय स्तर के जो अध्यापक हैं उनके लिए एक अल्पकालीन पाठ्यक्रम आयोजित कराएगी। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्याख्या करता है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल समूह की सहायता एवं सलाह के बिना कार्य नहीं कर सकते? ये अनुच्छेद कहता है 74वां। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 का एक कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का प्रयोग किया जाएगा जिसके प्रधान प्रधानमंत्री होंगे। राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेंगे, परंतु इन्हीं की सलाह पर काम करेंगे, परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर साधारणतः या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकता है। राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात ही सलाह के अनुसार कार्य करेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन की स्थापना के आरोही क्रम बताइए? तो जो जैसे जैसे आयोग दिए गए हैं उनकी स्थापना के अनुसार उनको जमाना है। ओके, सबसे पहले आते हैं, हम उनको जमा लेते हैं। भारत का 14वां वित्त आयोग, ये तो अभी बना था 2013 में। फिर आता है संघ लोक सेवा आयोग, ये बहुत पहले बनाया गया था 1950 में जब संविधान लागू हुआ था ना, इसके साथ ही बन गया था। केंद्रीय सतर्कता आयोग, ये संथानम समिति के उसमें बना था 1964 में। और जो नीति आयोग है वो कब बना था? 2015 में योजना आयोग की जगह पर आया था। 2015 में स्थापित किया गया था। तो इसका क्रम क्या होगा? पहले आता है हमारा संघ लोक सेवा आयोग पहला, फिर केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 दूसरा, फिर आता है भारत का 14वां वित्त आयोग जो कि 2013 में, और नीति आयोग बना था 2015 में, सबसे लास्ट में आएगा योजना आयोग की जगह पर। योजना आयोग बना था 1950 को। संघ लोक सेवा आयोग 1950, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964, भारत का 14वां वित्त आयोग 2013 और नीति आयोग 2015। नेक्स्ट आते हैं, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके लोकसभा में समान प्रतिनिधित्व के अनुसार जमाइए। तो समान प्रतिनिधित्व ऐसे कौन कौन से राज्य हैं? तो पहले आ जाता है हमारा अरुणाचल प्रदेश, गोवा और त्रिपुरा। इन तीनों को ही लोकसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। चलिए हम देखते हैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और उनकी लोकसभा की सीटें। पहले आते हैं आंध्र प्रदेश, इसकी हैं कितनी? 25 सीटें। अरुणाचल प्रदेश की हैं 2, असम की हैं 4, बिहार की हैं 40, छत्तीसगढ़ की हैं 11, गोवा की हैं 2, गुजरात की हैं 26, हरियाणा की हैं 10 और हिमाचल प्रदेश की हैं 4, जम्मू कश्मीर की हैं 5, झारखंड की हैं 14। और देखो 14 झारखंड की और 14 किसकी थी? असम की भी हैं 14। फिर आते हैं कर्नाटक की 28, केरल की 20, मध्य प्रदेश की 29, महाराष्ट्र की 48, मणिपुर मेघालय की 2 और मिजोरम की 1, नागालैंड की 1, दिल्ली की 7, उड़ीसा की 21, पांडुचेरी की 1, पंजाब की 13, राजस्थान की 25, सिक्किम की 1, तमिलनाडु की 39, तेलंगाना की 17, त्रिपुरा की 2, उत्तर प्रदेश की 80, उत्तराखंड की 5, पश्चिम बंगाल की 42, अंडमान निकोबार और चंडीगढ़ की दोनों की 1-1 हैं। फिर आती हैं दादर नागर हवेली, दमन द्वीप की 2 हैं, लद्दाख की 1 है और लक्षद्वीप की 1 है। यदि आपको इसकी ट्रिक चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं इसकी ट्रिक दे दूँगी। शायद इसको घटना चक्र पूर्वावलोकन की जो बुक कराई थी मैंने
राजनीति की, उसमें दी गई है इसकी ट्रिक। आप चाहें तो वो देख सकते हैं, यदि आप बोल देंगे तो मैं फिर से ले आऊँगी। भारत में 1943 में गठित स्वास्थ्य सर्वे और विकास समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इनके अध्यक्ष बनाए गए थे सर जोसेफ बोरे को। भारत सरकार द्वारा 1943 में देश में विद्यमान स्वास्थ्य की स्थिति एवं स्वास्थ्य संगठनों के सर्वेक्षण और भावी विकास के लिए सिफारिशें करने हेतु स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं विकास समिति गठित की गई थी, जिसे सामान्य तौर पर भोर समिति कहा जाता है, क्योंकि यह सर जोसेफ भोरे की अध्यक्षता में गठित की गई थी। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किसने कौटिल्य द अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है? तो इनकी पुस्तक को लिखा गया था, अलग अलग रंग भरे गए थे ना, कौटिल्य की अर्थशास्त्र में रंग भर दिए फिर से मॉडर्न बनाने के लिए। तो ये हैं L.N. रंगराजन। कौटिल्य द अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक है वो L.N. रंगराजन के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के लिए फ्रेडरिक हेर्ज़बर्ग को जाना जाता है? जो फ्रेडरिक हेर्ज़बर्ग हैं इनको जाना जाता है अभिप्रेरण सिद्धांत के लिए। किसके लिए जाना जाता है? अभिप्रेरण सिद्धांत के लिए, मतलब प्रेरित करते हैं हर बार। तो हेर्ज़बर्ग को अभिप्रेरणा सिद्धांत के लिए जाना जाता है। फ्रेडरिक हेर्ज़बर्ग का प्रेरणा का द्विकारक सिद्धांत, प्रेरणा हाइजीन सिद्धांत और प्रेरणा रक्षण सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इनकी दो प्रमुख पुस्तकें हैं, पहला द मोटिवेशंस टू वर्क 1959 और वर्क एंड द नेचर ऑन मैन 1966। नेक्स्ट आते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, ऑथर उनकी पुस्तक बताइए। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, है ना, बुक और ऑथर बतानी थी। पहले आते हैं गेल आमवेडिट, इसको थोड़ा सा वन छोटा कर लेते हैं क्योंकि ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं, है ना। गेल आमवेडिट जो इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है उसका नाम है दलित विजन, द एंटी कास्ट मूवमेंट एंड द कंस्ट्रक्शंस ऑफ एन इंडियन आइडेंटिटी। नेक्स्ट आते हैं के वीरमणि, इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है पेरियर एंड हिज आइडियोलॉजी। नेक्स्ट है एन वेलुस्वामी, इनके द्वारा लिखी गई है पेरियार द सोशल साइंटिस्ट। पेरियार द सोशल साइंटिस्ट लिखी गई एन वेलुस्वामी के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं एम.डी. गोपाल कृष्णन, एन.डी. गोपाल कृष्णन है, इनके द्वारा लिखी गई है पेरियार फादर ऑफ तमिल रेस। पेरियार फादर ऑफ द तमिल रेस लिखी गई है एम.डी. गोपाल कृष्णन के द्वारा। नेक्स्ट है, हम इनको ट्रिक से याद कर लेते हैं। जैसे आते हैं, पहले आते हैं हमारे गेल आमवेडिट, इनके द्वारा मतलब इन्होंने आम बेड़ा बना दिया है ना, किन के लिए? दलितों के लिए। दलित विजन, द एंटी कास्ट मूवमेंट एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इंडियन आइडेंटिटी, मतलब कंस्ट्रक्शन के विरुद्ध में ये कर रहे हैं ना मूवमेंट, तो क्या बेड़ा बना दिया इसलिए कंस्ट्रक्शन के लिए मूवमेंट चला रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं के वीरमणि, इनके द्वारा लिखी गई पेरियर एंड हिज आइडियोलॉजी, मतलब जो पेरियर थे उनकी आइडियोलॉजी कैसी थी? मणि की जैसी थी, वीर जैसे वीर को मणि मिल गई हो, तो कीर के वीरमणि जो पुस्तक है वो लिखी गई है पेरियर एंड हिज आइडियोलॉजी। नेक्स्ट आते हैं एन वेलुस्वामी, वैल्यू करो साइंटिस्ट की, तो पेरियर द सोशल साइंटिस्ट। पेरियर द सोशल साइंटिस्ट पुस्तक लिखी गई है एन वेलुस्वामी के द्वारा। नेक्स्ट है एम.डी. गोपाल कृष्णन, गोपाल कृष्ण रेस में दौड़ गए, तो पेरियर फादर ऑफ द तमिल रेस, पेरियर फादर ऑफ तमिल रेस लिखी गई है एम.डी. गोपाल कृष्णन के द्वारा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। पहले आते हैं देश दिए गए हैं और उनसे संबंधित विवाद दिए गए हैं। जैसे चीन के साथ हमारा कौन सा विवाद होता है? गलवान घाटी का विवाद होता है। बांग्लादेश से भूमि सीमा समझौता का विवाद होता है, हमेशा भूमि के लिए लड़ता रहता है। पाकिस्तान भी लड़ता है, वो पानी के लिए भी लड़ता है, भूमि के लिए लड़ता है। तो बगलिहार जल विद्युत परियोजना है उसके लिए विवाद चल रहा है पाकिस्तान से। नेपाल के साथ है हमारा काला पानी विवाद चल रहा है, किसके साथ? नेपाल के साथ। काला पानी एक जगह है जो कि विवादित है। चीन की घटना गलवान घाटी से संबंधित है। बांग्लादेश में भूमि सीमा समझौते से संबंधित है। पाकिस्तान बगलिहार जल विद्युत परियोजना से संबंधित घटना है और ये किस पर है? चेनाब नदी पर है। नेक्स्ट है नेपाल काला पानी विवाद इनके साथ चल रहा है। नेक्स्ट आते हैं मिखाइल गोर्बाचेव की ग्लासनोस्ट नीति के अनिवार्य तथ्य क्या क्या थे? तो इसमें अनिवार्य तथ्य के अंतर्गत आते हैं आलोचना की स्वतंत्रता के सिद्धांत को प्रोत्साहित दिया गया था। आलोचना की स्वतंत्रता के सिद्धांत को प्रोत्साहित दिया गया था और इन्होंने मीडिया और प्रकाशन पर नियंत्रण को ढीला कर दिया था। जो मीडिया और जो प्रकाशन है उनके नियंत्रण क्या कर दिया था? ढीला कर दिया था। मार्च 1985 में गोर्बाचेव सत्ता में आए।
इन्होंने शांति एवं प्रगति को सोवियत संघ की विदेश नीति का आधार बनाया। रूस की गृह नीति में गोरचेव ने 2 बिंदु जोड़े, ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका। ग्लासनोस्त अर्थात खुलेपन का अर्थ था रूस को लोकतांत्रिक समाज से जोड़ना, शासक की नीतियों की आलोचना करने की स्वतंत्रता एवं मीडिया एवं प्रकाशन पर नियंत्रण को ढीला किया गया था, ढील दी गई थी। नेक्स्ट है लोक प्रशासन के विकासात्मक चरणों को उनके आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले आते हैं राजनीति प्रशासन का द्विविभाजन, उसके बाद प्रशासन के सिद्धांत आए, फिर चुनौती का युग स्टार्ट हुआ तीसरा, चौथा पहचान का संकट आया और पांचवा लोकनीति परिप्रेक्ष्य हुई। तो पहला क्या हुआ, राजनीतिक प्रशासन का द्विविभाजन हुआ, फिर प्रशासन का सिद्धांत दिया गया, चुनौती का युग आया, पहचान का संकट आया और लोकनीति परिप्रेक्ष्य हुआ। लोक प्रशासन एक अकादमिक अनुशासन के रूप में कई परस्पर आच्छादित रूपांतरणों के क्रम से होकर विकसित हुआ है, जो कि निम्न प्रकार है। राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन, जो कि 1887 से 1926 में स्थापित किया गया। प्रशासन का सिद्धांत 1927 से 1937 के बीच में चला। चुनौती का युग 1938 से 1947 के बीच चला। पहचान का संकट 1948 से 1970 तक स्थापित किया गया और लोकनीति परिप्रेक्ष्य जो कि 1970 से अब तक चल रहा है। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। हम इनके आंसर ही देखते हैं। पहले हमारा आंसर दिया गया है हार्वर्ट वांडर, इनके द्वारा द पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ हॉब्स, द थ्योरी ऑफ ऑब्लिगेशन दी गई है। नेक्स्ट आते हैं एडमंड बर्क, इनके द्वारा रिफ्लेक्शन ऑन द रिवोल्यूशंस इन फ्रांस नामक पुस्तक लिखी गई है। मैरी बोल्स्टन, इनके द्वारा वेडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन लिखी गई है। विद स्ट्रक्चर्स ऑन पॉलिटिकल एंड मॉरल सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट है C.B. मैकफर्सन के द्वारा द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म हब्स टू लॉक, इनके द्वारा C.B. मैकफर्सन के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित भारतीय राज्यों को उनके गठन के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले गठन किया गया था हरियाणा का 1966 में, तेलंगाना अभी बना है 2014 में, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ और झारखंड ये तीनों 2000 में बने थे, है ना। तो उत्तराखंड और झारखंड 2000 में बने हैं। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा है हरियाणा, उसके बाद आएंगे हमारे उत्तराखंड और झारखंड और उसके बाद आता है तेलंगाना। भारतीय राज्यों को उनके गठन के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। 1966 में पंजाब राज्य से भारतीय संघ के 17वें राज्य के रूप में हरियाणा का गठन किया गया। 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर भारतीय संघ का 27वां राज्य बना। 15 नवंबर 2000 में झारखंड बिहार से अलग होकर भारतीय संघ का 28वां राज्य बना और 2014 में तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश राज्य के भूभाग को काटकर भारत में 29वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। नेक्स्ट आते हैं विनायक दामोदर सावरकर ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी। तो इन्होंने अभिनव भारत बनाया था, मित्र मेला था जो कि पहले। तो विनायक दामोदर सावरकर उग्र राष्ट्रवादी क्रांतिकारी विचारधारा के समर्थक थे। फर्गुसन कॉलेज में अध्ययन के दौरान इन्होंने अभिनव भारत की स्थापना की, जो मूलतः क्रांतिकारी एवं राष्ट्रवादी संघ था। इनके द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तकें इस प्रकार हैं। द हिस्ट्री ऑफ द वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1909 में स्थापित की गई थी। हिंदू पदशाही 1925 में आई। माय ट्रांसपोर्टेशंस ऑफ लाइफ ये 2021 में आई थी। और हिंदुत्व ये 1923 में आई, ये 1921 होगा, है ना। ट्रांसपोर्टेशंस ऑफ लाइफ ये 1921 में आई थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा के संरक्षण में की गई थी। नेक्स्ट है मनरेगा 2009 का लक्ष्य ग्रामीण जनता की क्रय शक्ति में सुधार लाना है। इस योजना का केंद्र बिंदु निम्नलिखित में से किस पर स्थित है।
तो इनका केंद्र बिंदु है रोजगार से संबंधित है। तो ये क्या करेगी, भूमि का विकास करेगी, बाढ़ का नियंत्रण करेगी, है ना, और जल का संरक्षण और जल संग्रहण के लिए भी योगदान करती है। परंपरागत जल निकायों का नवीनीकरण भी करती है। 12मासी पहुंच सुनिश्चित करने हेतु ग्रामीण सामंजस्य या फिर संयोजक सड़कों का निर्माण भी बनाने में सहायता करती है। तो ये सभी आ जाएंगे, ABCD सही है। मनरेगा 2009 में भारत सरकार का फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। इस योजना का लक्ष्य ग्रामीण जनता की क्रय शक्ति में सुधार लाना है। मनरेगा के तहत बहुत से विकास कार्य किए जाते हैं। ये कार्य लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है, साथ ही आजीविका हेतु महत्वपूर्ण कार्यों को लोगों के ही काम आए ऐसे कार्यों को सम्मिलित करती है। मनरेगा के तहत निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं। पहला, जल संरक्षण और जल संग्रहण, आवास निर्माण कार्य, पारंपरिक जल निकायों का नवीनीकरण, भूमि विकास, बाढ़ नियंत्रण, 12मासी पहुंच सुनिश्चित करने हेतु ग्रामीण संयोजकता, गौशालाओं का निर्माण कार्य, वृक्षारोपण के कार्य, बाढ़ नियंत्रण के कार्य, बागवानी के कार्य और चक्रबंध कार्य भी इसके अंतर्गत किए जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किसने नवीन सामाजिक आंदोलन का समर्थन किया है। जो नवीन सामाजिक आंदोलन है इनका समर्थन किया गया है जो नव मध्यम वर्ग है इनके द्वारा। सामाजिक आंदोलन एक सामूहिक सामाजिक क्रिया है जिसका उद्देश्य वंचित हितों की रक्षा करना और उनका संवर्धन करना है। नवीन सामाजिक आंदोलन की उत्पत्ति 1960 के दशक के पश्चात औद्योगिक समाज से हुई थी। इन आंदोलनों का समर्थन नव मध्यम वर्ग ने किया था। भारत में सक्रिय नवीन सामाजिक आंदोलन के प्रमुख हैं कृषक अधिकार आंदोलन, श्रमिक आंदोलन, महिला सशक्तिकरण आंदोलन, विकास के दुष्परिणामों के विरुद्ध आंदोलन। नवीन सामाजिक आंदोलन सामान्य वामपंथी विचारों की ओर झुकाव रखते हैं और कई अवसरों पर इन्होंने राज्य की वैधता और शासन अधिकारों को भी चुनौती दी है। नेक्स्ट है, राजनीति के अध्ययन के प्रति व्यवहारवादी दृष्टिकोण बताइए। तो इसमें जो राजनीति के अध्ययन के प्रति व्यवहारवादी दृष्टिकोण है वो है स्वभावतः अनुभाविक होता है, तथ्यों पर केंद्रित होता है और इसमें राजनीतिक यथार्थ के वैज्ञानिक दृष्टि पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो ये भी सही हो जाएगा, 1, 2, 3 सही हैं। इसमें दर्शन पर बल दिया जाता है, ये गलत हो जाएगा। व्यवहारवाद राजनीति के अध्ययन का एक आधुनिक उपागम है। इस उपागम की शुरुआत से राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में ऐसा युगांतकारी परिवर्तन आ गया कि इसे व्यवहारवादी क्रांति की संज्ञा दी जाती है। व्यवहारवादी दृष्टिकोण की विशेषता है यह अध्ययन के वैज्ञानिक पद्धति पर बल देता है, तथ्यों पर बल दिया जाता है, मूल्य निरपेक्ष पर बल दिया जाता है। अतः अनुशासनात्मक सामाजिक विज्ञान में एकता पर बल देता है, अनुभाविक अध्ययन पर बल देता है, मानवीय व्यवहार के अध्ययन पर बल देता है और विश्लेषणात्मक अध्ययन करता है। नेक्स्ट है, अंतः स्वतंत्रता के प्रति अधिक अनुक्रियाशील बनने के पूर्व मन का सर्वप्रथम औपनिवेशीकरण करना होगा। यह निम्नलिखित में से किसका कथन है। ये कथन था स्वामी विवेकानंद का। स्वामी विवेकानंद जी जो कि एक महान देन है वह है स्वतंत्रता की अवधारणा में वे स्वतंत्रता को मानव विकास का मूल तंत्र मानते हैं, किसी वर्ग जाति या धर्म विशेष की धरोहर नहीं। स्वामी जी का कथन था कि स्वतंत्रता के प्रति अधिक अनुक्रियाशील बनने के पूर्व मन का सर्वप्रथम उपनिवेशीकरण करना होगा। यह आवश्यक है कि मनुष्य अपने लिए विकास की सीमा स्वयं निर्धारित करे, अन्यथा उसका विकास दिशाहीन, भ्रष्ट एवं अवरुद्ध हो जाएगा। स्वामी जी का मानना था कि मनुष्य अपनी जिज्ञासाओं को तभी शांत कर सकता है जब उसका सार्वभौमिक विकास तभी संभव है जब उसकी स्वतंत्रता को आधार प्राप्त हो। नेक्स्ट आते हैं, किस प्रधानमंत्री ने पड़ोसी देश के साथ एक तरफा रियासतें देने वाली विदेश नीति को अपनाया। इनका नाम है बीपी सिंह नहीं बल्कि इंद्र कुमार गुजराल ने एक तरफा विदेश नीति को अपनाया था। अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारने के लिए इंद्र कुमार गुजराल द्वारा एक तरफा रियासतें वाली विदेश नीति को अपनाया गया। इसे गुजराल सिद्धांत के नाम से जाना जाता है जो कि निम्न प्रकार है। भारतीय
अपने पड़ोसी राष्ट्रों के साथ सद्भावना और विश्वासपूर्ण सहयोग करते हुए उनसे किसी भी प्रकार के प्रतिदान का आग्रह नहीं करेगा। विवादास्पद युद्ध के बारे में शांति एवं लचीली नीति का अनुसरण किया जाएगा। द्विपक्षीय संबंधों में लेन देन की अनिवार्यता पर जोर न देकर एक तरफा दोस्ताना रियायतें देना, पड़ोसी देशों की चिंता एवं मांगों के प्रति संवेदनशील रहना, दक्षिण एशिया का कोई भी देश अन्य देशों के विरुद्ध आतंकवादी कार्यवाही के लिए अपनी भूमि का दुरुपयोग नहीं होने देगा। निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके निर्माण वर्ष के आधार पर कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले आते हैं स्विट्जरलैंड की स्थापना, देखते हैं हम कब हुई थी। 1848 में हुई थी। अमेरिका की स्थापना 1789 में हुई। फिर कनाडा की भारत की स्थापना, जो भारत का संविधान है वो कब बना था, ये तो 1950 में आया है। फिर कनाडा का संविधान बना है 1867 में। चलिए हम क्रम से जमाते, पहले आते हैं हमारे अमेरिका का संविधान जो कि 1789 में आया था। फिर आया स्विट्ज़रलैंड का संविधान जो कि 1848 में आया था। फिर आता है कनाडा का संविधान जो कि 1867 में आया। फिर आता है भारत का संविधान जो कि 1950 में आया था। अमेरिका का संविधान 1789 में, स्विट्ज़रलैंड का संविधान 1848, कनाडा का संविधान 1867 और भारत का संविधान 1950। नेक्स्ट है कथन कारण बताइए। कथन है कि द्विप्रशासनिक सुधार आयोग ने द्वंद्वों के समाधान हेतु क्षमता निर्माण नामक अपनी 7वीं रिपोर्ट में पूर्वोत्तर में अवैध आप्रवर्षण का उल्लेख किया है और नागरिकों के लिए बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र की ओर ध्यान दिलाया है। तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा कथन कहता है कि लोकवाणी उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजना है जिसकी शुरुआत दिसंबर 2009 में हुई थी। तो ये भी गलत हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। 2009 में नहीं हुई थी, 2004 में की गई थी शायद ये। पहला सही, दूसरा गलत हो जाएगा। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना अगस्त 2005 में की गई थी। इसके अध्यक्ष वीरप्पा मोइली जो कि पूर्व मुख्यमंत्री थे कर्नाटक के, इन्होंने द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने द्वंद्वों के समाधान हेतु क्षमता निर्माण नामक अपनी 7वीं रिपोर्ट में पूर्वोत्तर में अवैध प्रवर्षण का उल्लेख किया और नागरिकों के लिए बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र की ओर ध्यान दिलाया। इसलिए पहला सही हो जाएगा कथन। सेकंड कहता है कि सन 2004 में उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में लोकवाणी परियोजना प्रारंभ की गई थी जिसका उद्देश्य शिकायतों से निपटाने हेतु एकल खिड़की एवं संवाहनीय ई शासन समाधान प्रदान करना, भू अभिलेखों का रखरखाव करना था। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए हैं कथन और कारण बताइए। पहला कथन कहता है कि प्रत्येक विचारक अपने युग का शिशु होता है। तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, मैरी वालस्टोनक्राफ्ट ने अपनी पुस्तक वेडिकेशंस ऑफ राइट ऑन वुमन में एक दलील दी थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार और सुविधाएं मिलनी चाहिए, इन्हें शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। तो ये भी सही हो जाएगा। दोनों सही हैं, लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता। प्रत्येक विचारक और विद्वान अपने युग का शिशु होता है क्योंकि उनकी चिंतन पर समकालीन परिस्थिति, घटना और प्रचलित विचारधाराओं का प्रभाव पड़ता है और वह अपने देश एवं काल के रंग में रंगा होता है। राजनीतिक सिद्धांतों का नारीवादी दृष्टिकोण स्त्रियों की राजनीतिक समस्याओं को केंद्र मानता है। नारीवाद के आधुनिक संदर्भ में मैरी वालस्टोनक्राफ्ट ने अपनी पुस्तक वेडिकेशंस ऑफ राइट्स ऑफ वुमन में दलील दी थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार और सुविधाएं मिलनी चाहिए और उन्हें शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। इसलिए दोनों कथन सही हो जाएंगे, लेकिन आर्य की सही व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट है, भारतीय विदेशी नीति की निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। विदेशी नीति, पहली हमारी जो लाहौर बस कूटनीति है ये 1999 में आई थी। ये सबने बोल दिया था कि लाहौर बस नहीं भेजो, नो 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 नो। तो लाहौर बस कूटनीति 1999 में आई थी। लुक ईस्ट पॉलिसी, ये जब हमारा LPG लागू हुआ था ना उसके बाद आई थी, तो 1992 में आई थी। LPG में भी बोल लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं है ना,
क्योंकि अभी तो पूरे भारत में गैस चल रही है, गैस सिलेंडर। फिर आती है गुजराल सिद्धांत, अब भी देखा था अपन ने, कब आया था 1996 में। और जो पोखरण सेकंड परमाणु विस्फोट हुआ था ये 1998 में हुआ था। अब हम इनको क्रम से जमा लेते हैं। पहले आएगी लुक ईस्ट पॉलिसी 1992, फिर आती है कौन सी हमारी गुजराल सिद्धांत 1996, फिर पोखरण सेकंड परमाणु विस्फोट 1998, फिर आती है लाहौर बस कूटनीति 1999। तो लुक ईस्ट पॉलिसी 1992 में आएगी, गुजराल सिद्धांत 1996 में आया, पोखरण सेकंड परमाणु विस्फोट 1998 में आया और लाहौर बस कूटनीति 1999 में आई थी। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सिद्धांत और जो संस्थाएं हैं और उनके प्रकार हैं वो हमें बताने हैं कौन कौन से हैं। तो हम यहीं देखते हैं क्योंकि आगे पीछे में हो जाएगी गड़बड़। देखो हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है वो क्या करती है, ऋण देती है। तो जो ऋणी देश हैं उनको दिवालिया होने से बचाने के लिए अंतिम ऋणदाता के रूप में काम करता है भैया, कि अंत में यदि कहीं नहीं है तो इनके पास चले जाना, तो मुद्रा कोष आपको दे देगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। नेक्स्ट आते हैं अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, ये जो विकासशील देश हैं उनके निजी उद्यमों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। यदि आपको उद्यम स्थापित करना है तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम से आपको क्या मिल जाएगा, ऋण मिल जाएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, यह सबसे गरीब देशों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करता है। मतलब यदि ऐसा ऋण चाहिए, गरीब हो, ब्याज बिना ब्याज के, तो कहाँ जाना पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ के पास। और बहुपक्षीय गारंटी निकाय, यह विकासशील देशों को प्राइवेट इक्विटी के प्रवाह को प्रोत्साहित करता है। क्या करेगा ये, प्राइवेट इक्विटी के प्रवाह को प्रोत्साहित करता है बहुपक्षीय गारंटी निकाय, इनके पास मिल जाता है। ये उधार लेने के लिए आप नहीं जा सकते, देश को उधार देती है ये, ना कि इंडिविजुअल लोगों को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश ने न्यायिक पुनरीक्षण का प्रावधान नहीं किया है। भारत ने किया है, स्विट्जरलैंड ने किया है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया, लेकिन यूनाइटेड किंगडम ने नहीं किया। न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरीक्षण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके अंतर्गत कार्यपालिका के कार्यों की न्यायपालिका द्वारा पुनरीक्षण का प्रावधान है। दूसरे देशों के न्यायिक पुनरावलोकन से तात्पर्य न्यायालय की उस शक्ति से है जिस शक्ति के बल पर वह विधायिका द्वारा बनाए गए कानून, कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेशों और प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों की जांच करती है कि वह मूल ढांचे के अनुरूप है या नहीं। न्यायिक पुनरीक्षण का प्रावधान भारत, स्विट्जरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, जबकि यूनाइटेड किंगडम और न्यायिक पुनरीक्षण का प्रावधान नहीं करता। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति की अवधारणा के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, बताइए। जयप्रकाश नारायण है, इन्होंने इसे प्रिजन डायरी नामक अपनी पुस्तक में संपूर्ण क्रांति पर उनकी टिप्पणी में ढूंढा जा सकता है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, जयप्रकाश नारायण ने इसे भ्रष्टाचार के भार, सत्तावाद के उदय, सामाजिक भेद इत्यादि से बिखरती भारतीय राजव्यवस्था में ढूंढा जा सकता है, तो ये भी सही है। और तीसरा, लोकतंत्र के आधार रूप में नैतिक समाज की तलाश उनकी संपूर्ण क्रांति की निर्देशक शक्ति थी, तो ये भी सही हो जाएगा। तो ये क्या है, निर्देशक शक्ति है, ये भी जयप्रकाश नारायण के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट, उनकी जो संपूर्ण क्रांति की अवधारणा है उनकी राजनीतिक केंद्रीकरण और आर्थिक विकेंद्रीकरण के प्रति उनके समर्थन पर आधारित थी, तो ये गलत हो जाएगा, पहले 3 सही हो जाएंगे। जयप्रकाश नारायण ने वर्ष 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान से तात्कालिक इंदिरा गांधी सरकार की अस्वीकार्य नीति एवं सर्वसत्तावाद के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था, जिसे प्रिजन डायरी नामक उनकी पुस्तक में संपूर्ण क्रांति पर टिप्पणी में ढूंढा जा सकता है। यह एक अहिंसात्मक क्रांति का आगाज था जिसका ध्येय व्यक्ति एवं समाज में परिवर्तन कर विद्यमान विकृत व्यवस्था की जगह सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक व्यवस्थाओं को नवीन रूप देना था। लोकतंत्र के आधार के रूप में नैतिक समाज की उनकी तलाश उनकी संपूर्ण क्रांति की निर्देशक शक्ति थी। समग्र क्रांति का उद्देश्य राजनीतिक एवं आर्थिक सत्ता का विकेंद्रीकरण था, ना कि केंद्रीकरण था। जयप्रकाश नारायण का ही वो कविता है ना, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ये इसी से संबंधित है।
नेक्स्ट है भारत में कैबिनेट मिशन को किस उद्देश्य के लिए भेजा गया था। तो भारत में जो कैबिनेट मिशन है वो आया था मुख्यतः किस लिए, राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करने के लिए, सत्ता के हस्तांतरण हेतु संवैधानिक व्यवस्था करने के लिए और अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा प्रांतीय असेंबली द्वारा एक संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का चुनाव करने के लिए। भारत राष्ट्रीय आंदोलन की तीव्रता का दमन करने नहीं आया था। 14 मार्च 1946 को प्रधानमंत्री एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है। उनके लिए उन्होंने कैबिनेट मंत्रियों का एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया जिसमें स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर थे। इसे कैबिनेट मिशन कहा गया। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। कैबिनेट मिशन के निम्न उद्देश्य थे। पहला, ये राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करेगा, सत्ता के हस्तांतरण हेतु संवैधानिक व्यवस्था करेगा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा प्रांतीय असेंबलियों द्वारा एक संविधान सभा का चुनाव करेगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित को उनके आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये स्टार्ट किया गया था 1931 में। फिर गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन, ये 1920 में स्टार्ट किया गया था। गांधी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह पहला सत्याग्रह था और जो कि 1917 में स्टार्ट किया गया था। साबरमती आश्रम जब वो आए थे 1915 में, तभी इसको स्थापित किया गया था। सही क्रम होगा साबरमती आश्रम की स्थापना सबसे पहले, फिर गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह, तीसरा आता है गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन और चौथा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, चौथा है। साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में स्टार्ट किया गया। गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह 1917, गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन 1920, गांधी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। निम्नलिखित समितियों को किस सिविल सेवा परीक्षा अवस्था की समीक्षा हेतु नियुक्त किया गया था। तो ऐसी कौन सी समिति है जो कि सिविल सेवा परीक्षा की व्यवस्था की समीक्षा करेगी, तो वो थी हमारी सतीश चंद्र समिति। सिविल सेवा परीक्षा व्यवस्था की समीक्षा हेतु सन 1988 से 1989 में सतीश चंद्र समिति गठित की गई थी और जो अशोक मेहता समिति है 1977 में आई थी। इसका संबंध पंचायती राज से है। LM सिंघवी समिति 1986 में आई थी और इसका भी संबंध पंचायतों के संवैधानिक दर्जा दिलाने से संबंधित है। संथानम समिति का गठन 1962 में किया गया था और इस समिति का संबंध भ्रष्टाचार निवारण से या भ्रष्टाचार निरोध से है और इसी के द्वारा ही क्या बनी थी, सतर्कता आयोग का गठन किया गया था इसी संथानम रिपोर्ट के आधार पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय न्यायिक व्यवस्था में सुधार का एक कारक नहीं है। तो न्यायिक सुधार पहला क्या करता है, प्रकारात्मक जो कानून है उसमें कमी के दोष का कारक है। दूसरा, जनहित याचिका, ये इसका कारक नहीं है। दूसरा, कोर्ट प्रक्रिया एवं प्रबंध व्यवहार की पुरातन प्रवृत्ति, ये भी इसके सुधार के अंतर्गत आ जाएगी। और न्यायिक प्रक्रिया का धीमा होना और पहुंच से बाहर होना, ये भी इसके सुधार के अंतर्गत है। इसमें जो जनहित याचिका है वो न्यायिक व्यवस्था सुधार के कारक नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, जनहित याचिका भारतीय न्यायिक व्यवस्था में सुधार का एक कारक नहीं है। जनहित याचिका मानवाधिकारों और समानता को आगे बढ़ाने या व्यापक सार्वजनिक चिंता के मुद्दों को उठाने के लिए कानून का प्रयोग करता है। जनहित याचिका की अवधारणा अमेरिकी न्यायशास्त्र से ली गई है। अमेरिकी कानून में जनहित याचिका का मतलब जनहित की सुरक्षा के लिए याचिका या मुकदमा दर्ज करना है। यह पीड़ित पक्ष द्वारा नहीं बल्कि स्वयं न्यायालय या किसी अन्य निजी पक्ष द्वारा विधिक अदालत में पेश किया गया मुकदमा है। नेक्स्ट है, रॉबर्ट पेकेनहैम ने अफ्रीकी, एशियाई और लैटिन अमेरिकी देशों की असेंबलियों की महत्वपूर्ण भूमिका की रूपरेखा प्रस्तुत की है। ये भूमिकाएं हैं वैध प्रकार, दूसरा सुरक्षा बल का प्रकार, प्रशासनिक विहवलोकन आता है और न्यायिक कार्यकलाप इसके अंतर्गत नहीं आता। रॉबर्ट पेकेनहैम ने अफ्रीकी, एशियाई एवं लैटिन अमेरिकी देशों की असेंबलियों की महत्वपूर्ण भूमिका की रूपरेखा प्रस्तुत की है। ये भूमिकाएं हैं वैध प्रकार, सुरक्षा बल प्रकार, प्रशासनिक विहंगावलोकन। नेक्स्ट है, नेहरू का राष्ट्रवाद की विचार
किस पर आधारित है? जो नेहरू का राष्ट्रवाद का विचार है वो आधारित है इनके। सांस्कृतिक बहुलवाद में प्रबल विश्वास करते थे, स्वनिर्धारण के अधिकार पर विश्वास करते थे और रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा प्रतिपादित जो संश्लेषी विश्ववाद है इसमें भी इनका विश्वास था। नेहरू ने देश को एक संतुलित, संयमशील और आदर्श राष्ट्रवाद के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। राष्ट्रीय संबंधी उनकी मान्यता संकुचित नहीं थी। नेहरू का विचार था कि राष्ट्रीयता एक परंपरागत शक्ति है जिसे प्रत्येक देशवासी स्वेच्छा से स्वीकार करता है। नेहरू का राष्ट्रवाद सांस्कृतिक बहुलवाद में प्रबल विश्वास करता था। वे स्वनिर्धारण के अधिकार का समर्थन करते थे। नेहरू का राष्ट्रवाद टैगोर द्वारा प्रतिपादित संश्लेषी विश्ववाद पर आधारित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान नगर निगम के संबंध में 74वें संविधान संशोधन के द्वारा किए गए थे? 74वें संविधान संशोधन के द्वारा किए गए थे। सीटों को वार्ड आधारित प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरा जाएगा, पहला सही हो जाएगा। दूसरा, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों की सीटों का आरक्षण भी किया गया है, ये भी सही है। अन्य पिछड़ा वर्गों का आरक्षण इसके अंतर्गत नहीं आता, बल्कि महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण भी इसी के अंतर्गत है। 1992 में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा नगर निगम के संबंध में निम्न प्रावधान किए गए थे। पहला, सीटों को वार्ड आधारित प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा भरा जाएगा। दूसरा, इस अधिनियम के द्वारा अनुसूचित सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया था। तीसरा, महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का भी प्रावधान है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन विवादों का संबंध भारत और पाकिस्तान से है? तो भारत पाकिस्तान के बीच में है। पहला तो सियाचिन का विवाद और दूसरा है सरक्रीक का विवाद। काला पानी अपना नेपाल के साथ है और जो दाहग्राम विवाद है वो बांग्लादेश के साथ है। सियाचिन विवाद और सरक्रीक विवाद का संबंध भारत और पाकिस्तान से है। काला पानी विवाद नेपाल से है और जो दाहग्राम विवाद है वो मतलब बांग्लादेश के साथ चल रहा है। भारत में पहला श्रम आंदोलन कब हुआ था? जो पहला श्रम आंदोलन है वो 1875 में हुआ था। श्रम आंदोलनों की उत्पत्ति 1860 के दशक में हुई थी। भारत के इतिहास में पहला श्रमिक आंदोलन 1875 में मुंबई में हुआ था। इस आंदोलन में एस बेंगाली के नेतृत्व में आयोजित किया गया था। इन्होंने श्रमिकों के विशेष अधिकार और जो विशेषकर महिलाएं हैं, बच्चों हैं, उनकी दुर्दशा पर ध्यान केंद्रित किया था, जिसके कारण पहला कारखाना अधिनियम 1875 में नियुक्त किया गया। निस्तन पहला कारखाना अधिनियम 1971 में आया था। नेक्स्ट है, पिछले 7 सालों में भारत ने अपने पड़ोसियों के साथ कौन से समझौते किए हैं? तो भारत ने नेपाल के साथ शक्ति व्यापार समझौता किया है और अफगानिस्तान के साथ भारत मैत्री बांध बनाया है। भारत और नेपाल विद्युत व्यापार समझौता 2014 में किया गया था। यह समझौता दोनों देशों को विद्युत आपूर्ति की कमी के दौरान विद्युत क्रय और विक्रय करने के लिए प्रतिबद्ध करता है। वर्तमान में दोनों देशों के मध्य 22 सीमा पार विद्युत विनिमय सुविधा केंद्र परिचालन में है। सलमा बांध, जिसे भारत अफगानिस्तान मैत्री बांध के नाम से भी जाना जाता है, यह बांध भारत के सहयोग से निर्मित किया गया है। जून 2016 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने इसका उद्घाटन किया था। उल्लेखनीय है कि बांग्लादेश में चटगांव बंदरगाह समझौता और मालदीव में संसद का जो निर्माण है पिछले 7 वर्षों में नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, तीसरी दुनिया की पहचान निम्नलिखित आय के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसके होने से होती है? आय के अतिरिक्त एक तो आय क्राइटेरिया है, दूसरा कौन सा है? सामाजिक असमानता, दूसरा आर्थिक समृद्धि नहीं है, मानव एवं आर्थिक संबंधी निर्धनता भी है और लिंग असमानता भी है। तीसरी दुनिया शब्दावली का आविष्कारक श्रेय एक फ्रांसीसी अर्थशास्त्रवेत्ता एवं जनसांख्यिकीकार अल्फ्रेड शावी को दिया जाता है। शावी ने 1952 में प्रकाशित अपने लेख के अंतर्गत पहली बार शब्द का प्रयोग किया था। तीसरी दुनिया शब्दावली का प्रयोग विश्व के उत्पीड़ित वर्गों के लिए किया जाता है, जहां सामाजिक असमानता, मानव अर्थ संबंधी निर्धनता, लिंग असमानता, बेरोजगारी व्यापक स्तर पर व्याप्त है। लगभग 135 अफ्रीकी देश, एशियाई देश
और दक्षिण अमेरिकी देश अपने को सामूहिक रूप से तीसरी दुनिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएन की शांति स्थापना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, बताइए। तो इसके प्रावधान यूएन चार्टर्ड में स्पष्ट रूप से नहीं लिखे गए हैं, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, यह यूएन के महासचिव का एकमात्र परमाधिकार है, तो ये भी गलत, मतलब ये गलत हो जाएगा, पहला सही है दूसरा गलत है। तीसरा है, उत्तर शीत युद्ध काल में इसमें परिणात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन हुए थे, तीसरा सही हो जाएगा। चौथा, भारत और अमेरिका ने इसे संयुक्त रूप से प्रायोजित किया है, ये गलत हो जाएगा, पहला और तीसरा सही है बस। संयुक्त राष्ट्र शांति की स्थापना शांति संचालन विभाग द्वारा स्थायी शांति के लिए, पारिस्थितिकियों को बनाने के लिए, संघर्ष में फंसे देशों की मदद करने के तरीके के रूप में संगठन द्वारा विकसित एक अद्वितीय गतिशील उपकरण के रूप में आयोजित एक भूमिका है। इसके प्रावधान संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में स्पष्ट रूप से उल्लेखनीय नहीं है। उत्तर शीत युद्ध काल में इस संस्था में परिणात्मक और गुणात्मक परिवर्तन हुए थे। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। पहले आते हैं फ्रेडरिक टेलर, इनके द्वारा लिखा गया है मेंटल रिवोल्यूशन। फिर आते हैं पीटर डंकर के द्वारा लिखा गया है मैनेजमेंट वाई ऑब्जेक्टिव्स। चेस्टर बर्नार्ड के द्वारा लिखा गया है फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव। और अब्राहम मास्लो के द्वारा लिखा गया है मोटिवेशन। फ्रेडरिक टेलर ने लिखी है मेंटल रिवोल्यूशंस, पीटर डकर के द्वारा लिखी गई है मैनेजमेंट वाई ऑब्जेक्टिव्स, चेस्टर बर्नार्ड ने लिखी है फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव और इब्राहिम मास्लो के द्वारा मोटिवेशंस लिखा गया है। नेक्स्ट आते हैं निकोलस हेनरी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नवीन लोक प्रबंधन एनपीएम के मौलिक एक हैं, मौलिक ए के अंतर्गत आते हैं। मौलिक ए के अंतर्गत आते हैं स्फूर्ति, एलिडिटी, दूसरा सतर्कता, जवाबदेही, और तीसरा सहबंधता, अनुकूलता, और बस ये तीनों ही इसके अंतर्गत आते हैं। नवीन लोक प्रबंधन एनपीएम, जिसे बाजार आधारित सार्वजनिक प्रशासन प्रबंधनवाद, सरकार का पुनर्विकास और अफसरशाही पश्चात मॉडल भी कहा जाता है, इसका विकास ब्रिटेन और अमेरिका में हुआ था। नवीन लोक प्रबंध अवधारणा लोक प्रशासन में एक उन तकनीकों को अपनाने पर जोर देती है जिन्हें निजी क्षेत्र में अपनाया जा रहा है। यह सार्वजनिक क्षेत्र के अभिकरण के लिए प्रतिस्पर्धा एवं विकेंद्रीकरण की वृद्धि पर बल देती है। मानव संसाधनों के प्रबंध में सुधार, कार्य नियंत्रण और जवाबदेही सुनिश्चित करना, प्रक्रियाओं के स्थान पर परिणामों पर बल देना, नीति से हटकर प्रबंध को अपनाना और सार्वजनिक व्यय में मितव्ययिता आदि इनके प्रमुख स्तंभ हैं। निकोलस हेनरी ने अपनी पुस्तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक अफेयर्स में नवीन लोक प्रबंधन की निम्नलिखित मौलिक एक बताए हैं। पहला मौलिक ए दिया है, ए फॉर एगिलिटी, स्फूर्ति, अल्टरनेशंस और अकाउंटेबिलिटी, अलाइनमेंट और अडेप्टेबिलिटी, सतर्कता, जवाबदेही, सहबंधता और अनुकूलनता। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण चेतना एवं पर्यावरण आंदोलन के प्रारंभिक सम्मेलन के रूप में वर्ष 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्टॉकहोम स्वीडन में दुनिया के सभी देशों का पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन के दौरान ही संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया। लगातार हो रहे पर्यावरण क्षरण, मौसम परिवर्तन एवं आपदाओं पर नियंत्रण हेतु पर्यावरण संरक्षण के संबंध में यह प्रथम वैश्विक प्रयास था। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय राजनय के प्रति तुष्ट दृष्टिकोण से संबंधित विल्सन के 14 सूत्र में कौन से पहलू थे? विल्सन का जो 14 सूत्र हैं उनमें देखने हैं कौन कौन से आते हैं। तो इन्होंने शांति की खुली प्रासंविधान जिन तक खुलकर पहुंचा जाए, तो पहला सही हो जाएगा।
और इसके बाद आता है सभी औपनिवेशी दावों को मुक्त खुले दिमाग से निष्पक्ष समायोजन करना, ये भी इसके अंतर्गत सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनय के प्रति तुष्ट दृष्टिकोण से संबंधित विल्सन के 14 सूत्र में निम्नलिखित पहलू हैं। पहला, भविष्य में शांति संधियां प्रकट रूप से की जाएं और गुप्त कूटनीति का सहारा न लिया जाए। शांति और युद्ध दोनों समय में समुद्र पर सबके लिए स्वतंत्र रहे और सबके लिए समान रूप से खुले रहें। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मार्ग से आर्थिक बाधाएं हटा दी जाएं। शस्त्रों में कमी हो। अधिक लोगों के हित का समुचित ध्यान रखते हुए औपनिवेशिक वादों का निष्पक्ष निर्णय हो। रूस की भूमि केंद्रीय राष्ट्र छोड़ दे और रूस को विकास के लिए पूर्ण अवसर प्रदान करे। जर्मनी बेल्जियम को खाली कर दे, उसको जो पूर्व स्थिति उससे पहुंचा दे। इस तरह से फ्रांस की भूमि भी खाली करके पूर्व स्थिति पहुंचा दी जाए और अल्सास फ्रांस को वापस कर दिया जाए। राष्ट्रीयता के सिद्धांत के आधार पर इटली की सीमाओं का संशोधन हो। ऑस्ट्रिया हंगरी के लोगों को स्वायत्त शासन अधिकार प्रदान करे। केंद्रीय राष्ट्र सर्बिया मोंटेनीग्रो रोमानिया खाली करके अपनी पूर्व स्थिति में पहुंचा दे और सर्बिया को समुद्र तट पर निवास स्थान प्राप्त हो। तुर्की की साम्राज्य के विरुद्ध तुर्की प्रदेशों की प्रभुता सुरक्षा रहे। शेष भागों को स्वायत्त शासन प्राप्त हो और डार्डेनलीज और बास्फोरस के जल से सभी राष्ट्रों के जहाज़ों को यातायात की भी स्वतंत्रता हो। स्वतंत्र पोलैंड का निर्माण हो, उसे समुद्र तट पहुंचने की सुविधा दी जाए। छोटे बड़े सभी राष्ट्रों को समान रूप से राजनीतिक स्वतंत्रता एवं प्रादेशिक अखंडता का आश्वासन देने के लिए राष्ट्रसंघ की स्थापना की जाए। नेक्स्ट है सतही पर्यावरणीय बिंदु किसमें विश्वास रखते हैं। जो सतही पर्यावरण बिंदु हैं वो लोगों के स्वास्थ्य एवं समृद्धि में विश्वास रखते हैं, विश्व विरोध में नहीं रखते, सतत विकास में भी विश्वास रखते हैं। सतही पर्यावरणविद मानव को केंद्र मानकर पर्यावरण के संरक्षण पर बल देते हैं ताकि मानव जाति एक अच्छे एवं सुखी जीवन जी सके। यह दृष्टिकोण मनुष्यों को अस्तित्व का केंद्र बिंदु मानता है। जैसा कि जॉन लॉक कहते हैं कि मनुष्य प्रकृति और संपत्ति के स्वामी हैं। डेविड एहनफील्ड ने इस प्रकृति की आलोचनात्मक रूप से मानववाद का अहंकार कहा है। सतही पर्यावरणविद निम्न में विश्वास रखते हैं: सतत विकास में, पशु कल्याण में, व्यक्तिगत विकास में और विज्ञान में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से अवयव राजनीतिक संस्कृति के लिए आवश्यक नहीं है। तो राजनीतिक संस्कृति के लिए आवश्यक नहीं होते भ्रष्टाचार, विश्वास, भावनात्मक अभिवृत्ति और मूल्य, ये तीनों ही जिम्मेदार होते हैं। राजनीतिक संस्कृति सामान्य संस्कृति का अंग है और एक व्यक्ति और संपूर्ण समाज की राजनीतिक व्यवस्था के प्रति जो आग्रह करते हैं उन्हें ही सामूहिक रूप से सामाजिक संस्कृति का नाम दिया जाता है। कुछ सीमा तक तो यह एक समाज की ऐतिहासिक विरासत होती है और कुछ सीमा तक राजनीतिक दलों, दबाव समूह और अन्य अनेक राजनीतिक गैर राजनीतिक तथ्यों से प्रभावित होती है। राजनीतिक संस्कृति के प्रमुख अवयव हैं विश्वास, भावनात्मक अभिवृत्ति और मूल्य। नेक्स्ट है विवेकानंद के विचारों से भारत की समस्या का समाधान निम्नलिखित में से किसे छोड़कर सुलझाया जा नहीं सकता। तो पहले, राजनीतिक उद्देश्यों को एकमात्र वरीयता प्रदान करके सुलझाया जा सकता है। राष्ट्रवाद का सामाजिक आधार पर विस्तार करके नहीं सुलझाया जा सकता। सांस्कृतिक और शैक्षणिक विषयों पर बल न देकर और वर्णाश्रम पद्धति का समर्थन करके भी सुलझाया जा सकता है। तो इसका आंसर सी होना चाहिए, बी क्यों दे रहे हैं। विवेकानंद के विचार से भारत की समस्याओं का समाधान करने के लिए राष्ट्रवाद के सामाजिक आधार का विस्तार करके नहीं सुलझाया जा सकता। नेक्स्ट है निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को उनके समय के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आते हैं हमारी उनको क्रम जमाते हैं। बोल्शेविक क्रांति है, इसकी स्थापना 1917। वार्साई की संधि है ये 1919 को हुई थी, मेरे बर्थडे वाले दिन 28 जून। और नाजी जर्मनी सोवियत अनाक्रमण समझौता ये 1924 को हुई थी।
और एक देश का समाजवाद ये 1939 में हुई थी, 1939 में। पहले आती हैं वालसेवी क्रांति, 8 मार्च 1917 को हुई। वायसराय की संधि 28 जून 1919 को हुई। एक देश में समाजवाद ये 1924 में, और नाजी जर्मनी सोवियत अनाक्रमण समझौता 1939। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक उदारवाद है? तो सकारात्मक उदारवादी माने जाते हैं हमारे H.J. लॉस्की। आधुनिक उदारवाद को सकारात्मक उदारवाद भी कहा जाता है। परंपरागत उदारवाद की अवधारणा ने पूंजीवाद को पोषित किया है, जिसके कारण समाज दो वर्गों, पूंजीवादी वर्ग और मजदूर वर्ग में बट गया है। परंपरागत उदारवाद सरकार गरीबों के कल्याण हेतु प्रतिबद्ध नहीं है, जिसके कारण मार्क्सवाद और साम्यवाद का जन्म हुआ। इन दो विचारधाराओं को अपने अस्तित्व पर आए संकट की डर से उदारवाद ने लोक कल्याणकारी राज्य का समर्थन किया और निजी संपत्ति पर अंकुश लगाने की वकालत की। J.S. मिल ने उदारवाद के सकारात्मक स्वरूप की इस विचारधारा का समर्थन T.H. ग्रीन, लॉस्की, मैकाइवर, हॉब्सहाउस आदि ने किया है। सकारात्मक उदारवाद की निम्न विशेषताएं हैं। पहला, कल्याणकारी राज्य पर बल देता है, व्यक्तियों के सर्वग्रीण विकास पर बल देता है, सकारात्मक स्वतंत्रता, समानता और अधिकार पर बल देता है, और राज्य के सामाजिक हितों के संदर्भ में हस्तक्षेप का समर्थन करता है। नेक्स्ट है, पैट्रिक डनलेवी ने नवलोक प्रबंधन के निम्नलिखित में से 3 प्रमुख घटक गिनाए हैं। 3 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? ये हैं विसमुच्चयन, प्रतियोगिता और प्रोत्साहीकरण। नवीन लोक प्रबंधन लोक विकल्प विचारधारा एवं प्रबंधवाद पर निर्भर है। यह बाजार और निजी क्षेत्र के प्रबंधन के महत्व पर आधारित अवधारणा है। यह लोक प्रशासन में प्रतिस्पर्धात्मक तत्व का समावेश करता है। यह राज्य पर बाजार के वर्चस्व को स्वीकार करता है। यह वाणिज्य क्षेत्र की प्रबंध विधि एवं तकनीकों का लोक प्रशासन के प्रयोग पर जोर देता है। इसके प्रमुख लक्षण हैं व्यापार समान प्रबंधन, सेवा एवं ग्राहक उन्मुखीकरण, बाजार जैसी प्रतिस्पर्धा। पैट्रिक डॉनलेवी के अनुसार नवलोक प्रबंधन के 3 घटक हैं, विसमुच्चयन, प्रतियोगिता और प्रोत्साहीकरण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हेंस जे मैकेंथाउ के प्रायवाद के सिद्धांत का मुख्य सिद्धांत नहीं है? तो इन्होंने राष्ट्रीय हित शक्ति के संदर्भ में सदैव परिभाषित होता है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, राजनीति गतिविधि एक स्वायत्त क्षेत्र है, ये भी सही हो जाएगा। राजनीति सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों द्वारा शासित होती है, ये गलत है। और राजनीति मानव स्वभाव में सन्निहित है, तो ये भी सही हो जाएगा। हेंस मैकेंथाउ ने यथार्थवाद को सैद्धांतिक आधार प्रदान किया था। मैकेंथाउ ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स अमंग नेशंस द स्ट्रगल ऑफ पावर एंड पीस 1948 में यथार्थवाद के 6 मौलिक नियम बताए थे, जो कि निम्न हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति मनुष्यों के वस्तुनिष्ठ स्वभाव पर आधारित होती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र राष्ट्रीय हित होता है। राष्ट्रीय हित सदैव परिवर्तनशील होता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति नैतिकता से संचालित नहीं होती। राष्ट्र के उद्देश्य को सदैव विवेक से संचालित किया जाता है, न कि किसी सार्वभौमिक नैतिकता से। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक स्वायत्त प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत में वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण के आर्थिक प्रभाव हैं? तो पहला, सरकारी खर्च में भारी कमी। दूसरा, योजनाओं की पूरी प्रक्रिया में परिवर्तन। तीसरा, सांकेतिक आयोजना की शुरुआत। और पारंपरिक सामाजिक क्षेत्रीय आयोजना का धारण। उदारीकरण, भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण आधुनिक युग की विशेषताएं हैं। विश्व की अर्थव्यवस्था में आया खुलापन, आपसी जुड़ाव, परस्पर निर्भरता का फैलाव उदारीकरण और वैश्वीकरण के परिणाम हैं। भूमंडलीकरण की प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक लेन देन पर लगी रोक के हटाने से शुरू होती है। विश्व अर्थव्यवस्था
में कई तरह की रुकावटें दूर होने से उदारीकरण और निजीकरण के लिए रास्ता साफ हुआ है। भारत में वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण की निम्न आर्थिक प्रभाव हैं। पहला, सरकारी खर्च में भारी कमी है। योजनाओं की पूरी प्रक्रिया में परिवर्तन, सांकेतिक आयोजना की शुरुआत और पारंपरिक सामाजिक क्षेत्रीय आयोजना का धारण। नेक्स्ट है, सामाजिक क्रिया समूह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, बताइए। तो इसमें ये सूक्ष्म क्रिया समूह होते हैं, ये मानव, पशु एवं पर्यावरणीय सुरक्षा की चिंता करते हैं। ये शहरी अभिकरण की तकनीक क्षमता बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं, ये गलत हो जाएगा। ये गरीबों और दलित वर्गों हेतु कार्य करते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। सामाजिक क्रिया समूह के विषय में निम्न कथन सही हैं। पहला, ये सूक्ष्म क्रिया समूह होते हैं। दूसरा, ये मानव, पशु, पर्यावरणीय सुरक्षा की चिंता करते हैं। तीसरा, ये गरीब दलित वर्गों हेतु कार्य करते हैं। नेक्स्ट है, बिल कमलिका किन अधिकारों के अग्रदूत थे। तो बिल कमलिका हैं, ये सांस्कृतिक अधिकारों के अग्रदूत थे। अधिकारों का अर्थ है सामान्यतः व्यक्तियों की उन मांगों या दावों से जिन्हें समाज स्वीकार करता है और राज्य द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाता है। अधिकारों के बिना मानव अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। विल किमलिका ने सांस्कृतिक अधिकारों का समर्थन किया है। किमलिका के अनुसार राष्ट्र राज्य में संस्कृति को संरक्षित करने की आवश्यकता होती है, इसलिए समाज में अल्पसंख्यकों की संस्कृति के संरक्षण की आवश्यकता है। किमलिका ने अल्पसंख्यकों के लिए 3 विशेष अधिकार का समर्थन किया है: सांस्कृतिक अधिकार, स्वशासन का अधिकार और विशेष प्रतिनिधित्व का अधिकार। निम्नलिखित में किन संस्थानों और निकायों की नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है भारतीय सांख्यिकी संस्थान की। दूसरा, राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद की। लोक जो नियंत्रण लोक लेखा परीक्षक हैं, इनकी नहीं होती। और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत में संघीय व्यवस्था होने के कारण लोक नीति के निर्माण में कुछ संघीय अभिकरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संघीय अभिकरण वे अभिकरण होते हैं जिनका कार्य केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए कुछ सामान्य कार्यों को करने और सामान्य दिशा निर्देश तय करना है। इन अभिकरण में नीति आयोग एवं राष्ट्र विकास परिषद सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह अभिकरण है भारतीय सांख्यिकी संस्थान, राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद, वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद, वित्त आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन लोक शिकायतों का निवारण तंत्र है। तो ये हो जाएगा सूचना का अधिकार, जो कि लोक शिकायतों का निवारण तंत्र है। शिकायत निवारण तंत्र प्रशासन के किसी भी तंत्र का एक अभिन्न अंग है। किसी भी प्रशासन तक जब तक जवाबदेही उत्तरदायित्व होने का दावा नहीं किया जा सकता, जब तक उसके द्वारा एक सक्षम और प्रभावकारी शिकायत निवारण तंत्र उसकी सक्षमता और प्रभावकारिता को मापने का एक मापदंड है, क्योंकि यह प्रशासन की क्रियाओं पर एक महत्वपूर्ण फीडबैक उपलब्ध कराता है। भारत सरकार, राज्य सरकारों और साथ ही उनके अधीन विभिन्न संगठनों में भी नागरिकों की शिकायत की जांच करने के लिए शिकायत समाधान तंत्र स्थापित किया। इनमें निम्न हैं। पहले आते हैं एम्बुड्समैन, लोकपाल, लोकायुक्त और सूचना का अधिकार। नेक्स्ट है स्वतंत्रता उत्तर भारत में निम्नलिखित में से कौन से जन जातीय आंदोलन शुरू हुए थे। तो इसके बाद हुआ था बोडो आंदोलन। बोडो आंदोलन, जो कि ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन ने 1987 में शुरू किया था। इस आंदोलन की प्रमुख 2 मांगें थीं। पहला, ब्रह्मपुत्र की नदी तट पर एक पृथक राज्य की मांग। दूसरा, संविधान की 6ठी अनुसूची में बोडो, कहारी, कुछ अन्य जनजातियों को भी शामिल किया जाए। बोडो लोगों ने पहली बार वर्ष 1966 से 1967 में प्लेन्स ट्राइबल काउंसिल ऑफ असम नामक राजनीतिक संघ के माध्यम से अपने लिए अलग बोडोलैंड राज्य की मांग की थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को प्राप्त होता है। तो समानता का अधिकार नागरिक और गैर नागरिक दोनों को प्राप्त होगा।
भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है, इसलिए इस भाग में 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकारों का तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है। संविधान के भाग 3 में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसमें से कुछ सिर्फ नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं, चाहे वे नागरिक और विदेशी लोग, कानूनी व्यक्ति जैसे परिषद एवं कंपनी हो। ऐसे मौलिक अधिकार जो कि नागरिक एवं गैर नागरिक दोनों को प्राप्त होते हैं वो हैं, पहला आता है विधि के समक्ष समता एवं विधि के समान संरक्षण अनुच्छेद 14 में। दूसरा, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 22 देता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 में दिया गया है। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के काम में है। कुछ मामलों में हिरासत एवं नज़रबंदी से संरक्षण अनुच्छेद 22 के तहत। बलात्श्रम, अवैध मानव व्यापार के विरुद्ध प्रतिबंध अनुच्छेद 21। कारखाने आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिबंध अनुच्छेद 24 और धर्म की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में दी गई है। नेक्स्ट है धार्मिक संस्थानों के संचालन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में दी गई है। किसी धर्म को प्रोत्साहित करने हेतु कर से छूट अनुच्छेद 27 में। कुछ विशिष्ट संस्थानों में धार्मिक आदेशों को जारी करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 28 में दी गई है। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से किसने लोकतंत्र को समाज का एक ऐसा रूप बताया है जिसने राजनीतिक संभावित व्यक्तियों की भर्ती व्यक्तिक योग्यता के आधार पर विभिन्न सामाजिक स्तरों से भी की जाती है। ये कहा था टीवी बोटोमोर के द्वारा। टीवी बोटोमोर ने लोकतंत्र को समाज का एक ऐसा रूप बताया है जिसमें राजनीतिक संभावित व्यक्तियों की भर्ती व्यक्तिक योग्यता के आधार पर विभिन्न सामाजिक स्तरों से की जाती है। नेक्स्ट आते हैं कथन बताइए। पहला कथन कहता है कि हॉब्स का दायित्व सिद्धांत शारीरिक है क्योंकि संप्रभुता की आज्ञा का पालन दंड के डर से करती है। तो पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा कथन है कि हॉब्स की प्रकृति के नियम स्वाहित के विवेकपूर्ण अनुसरण के बारे में सलाह मात्र नहीं है, बल्कि ये नैतिक नियम थे जो कि कर्तव्यों का विधान करते हैं और वे अनिवार्य थे क्योंकि इनकी आज्ञा ईश्वर द्वारा दी जाती है। तो ये भी सही हो जाएगा, दोनों कथन सही हैं। उपयुक्त तो दोनों कथन सही हो जाएंगे। हॉब्स का दायित्व सिद्धांत शारीरिक है क्योंकि प्रजा संप्रभु की आज्ञा का पालन दंड के डर से करती है। हॉब्स की प्रकृति के नियम स्वाहित के विवेकपूर्ण अनुसरण के बारे में सलाह मात्र नहीं थे, बल्कि ये नैतिक नियम थे जो कि कर्तव्यों का विधान करते थे और ये अनिवार्य थे क्योंकि इनकी आज्ञा ईश्वर द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट है भारत में 1954 में किस पड़ोसी देश के साथ पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो भारत ने चीन के साथ किए थे। पंचशील समझौता 1954 में भारत ने चीन के साथ किया था। इस समझौते में निम्नलिखित सिद्धांत शामिल किए गए थे। पहला, एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और स्वतंत्रता का पारस्परिक सम्मान करना। दूसरा, एक दूसरे पर आक्रमण न करना। तीसरा, एक दूसरे के आंतरिक मामलों पर हस्तक्षेप न करना। चौथा, समानता के आधार पर एक दूसरे को लाभ पहुंचाना। और पांचवा, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकें कन्फ्यूशियस द्वारा नहीं लिखी गई हैं? तो कन्फ्यूशियस के द्वारा पुस्तक जो नई लिखी गई हैं वो हैं बुक्स ऑफ एनिमल्स और बुक्स ऑफ समर्स एंड विंटर्स। ये कन्फ्यूशियस के द्वारा नई लिखी गई हैं, जबकि बुक्स ऑफ चैलेंज और बुक ऑफ सॉन्ग्स ये कन्फ्यूशियस की हैं। कन्फ्यूशियस चीन के महान दार्शनिक, विचारक एवं शिक्षक थे। यह आज के चीन के शांटुग राज्य के लू नगर में पैदा हुए थे। इनका वास्तविक नाम कंफुचियस था, जिसका तात्पर्य है महान गुरु। कन्फ्यूशियस की प्रमुख रचनाएं हैं शू चिड़, शी चिड़, ई चिड़, छिन छू, बुक ऑफ राइट्स, बुक ऑफ चेंजेस, द ग्रेट लर्निंग, द आर्ट ऑफ वार एंड अदर क्लासिक्स ऑफ ईस्टर्न फिलोसफी। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा आदेश चेस्टर बर्नार्ड द्वारा प्रतिपादित उदासीनता के क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो उदासीनता के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं जो निर्विवाद के रूप में स्वीकार हैं।
आदेशों की स्वीकृति के संबंध में चेस्टर बर्नार्ड ने उदासीनता के क्षेत्र की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। इनके अनुसार स्वीकृत योग्यता की दृष्टि से समस्त आदेश को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला, कुछ आदेश ऐसे होते हैं जो कि स्वीकृत योग्य नहीं होते, अर्थात अधीनस्थों द्वारा इनका पालन नहीं किया जा सकता। दूसरा, कुछ आदेश तटस्थ की पंक्ति पर होते हैं, अर्थात वे मुश्किल से ही स्वीकार या अस्वीकार किए जाते हैं। तीसरी श्रेणी में ऐसे आदेश होते हैं जो कि अधीनस्थों द्वारा निर्विवाद रूप से स्वीकार कर लिए जाते हैं। बर्नार्ड के अनुसार उदासीनता के क्षेत्र में ये 3 प्रकार के आदेश ही सम्मिलित किए जाते हैं। दूसरे शब्दों में, जिन आदेशों के प्रभाव से व्यक्ति परिचित होता है उनके प्रति प्रायः उदासीन हो जाता है, ऐसे आदेश उनके उदासीनता के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। पहले आते हैं A.G. फ्रैंक। इनका संबंध है निर्भरता से, निर्भरता के सिद्धांत डिपेंडेंसी थ्योरी से संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं कार्ल W. ड्यूस। इनका संबंध है संचार सिद्धांत से, कम्युनिकेशन थ्योरी से। मिखाइल गोर्बाचोव। इनका संबंध है खुलापन से। नेक्स्ट आते हैं मार्टिन कापलान। इनका संबंध है प्रणाली सिद्धांत से, सिस्टम थ्योरी से संबंधित है। G.A. फ्रैंक का संबंध है निर्भरता सिद्धांत से। कार्ल W. ड्यूस का संबंध है संचार सिद्धांत से। मिखाइल गोर्बाचोव का संबंध है खुलापन से। मार्टिन कापलान का संबंध है प्रणाली सिद्धांत से। निम्नलिखित में से कौन से देश बिम्स्टेक के सदस्य हैं? तो बिम्स्टेक के सदस्य देशों में आते हैं भारत, श्रीलंका और थाईलैंड, म्यांमार। ये किसके अंतर्गत आते हैं? बिम्स्टेक के सदस्य हैं। बिम्स्टेक का पूरा नाम बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। यह एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है तथा बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित देश इसके सदस्य हैं, जो क्षेत्रीय एकता का प्रतीक हैं। इसके 7 सदस्यों में से 5 दक्षिण एशिया से हैं। इसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका सम्मिलित हैं तथा 2 म्यांमार और थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया से हैं। निम्नलिखित में से किसने विश्वास आश्रित न्यास फिड्यूशियरी ट्रस्ट की अवधारणा प्रदान की है? तो ये हो जाएंगे लॉक ने विश्वास आधारित न्यास की अवधारणा प्रतिपादित की है। लॉक के अनुसार सामाजिक समझौते के माध्यम से नागरिक समुदाय अर्थात समाज की स्थापना होने के बाद सरकार की स्थापना किसी समझौते द्वारा नहीं बल्कि एक विश्व स्तर न्यास या ट्रस्टी द्वारा होती है। लॉक का सरकार को समाज के अधीन रखना इस बात पर जोर देता है कि सरकार जनहित के लिए है। अपने कार्य में असफल रहने पर सरकार को बदला जा सकता है। लॉक के अनुसार राज्य एक समुदाय है जो लोगों के समझौते द्वारा संगठित किया जाता है, परंतु सरकार वह होती है जिससे यह समुदाय अपने कर्तव्यों को व्यवहारिक स्वरूप देने के लिए एक न्याय की स्थापना करके स्थापित करता है। लॉक ने कहा था कि शासन के डैश होने पर भी राज्य कायम रहता है। लॉक का शासन या सरकार सिर्फ जनता का ट्रस्टी है और वह जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। इनकी शक्तियों का स्रोत जनता है और मूल समझौता नहीं है। नेक्स्ट है कार्ल पॉपर ने किसकी ऐतिहासिकता की आलोचना की है? तो कार्ल पॉपर ने प्लेटो और हीगल की ऐतिहासिकता की आलोचना की है। कार्ल पॉपर ने अपनी पुस्तक ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी 1945 में आई थी। इनमें प्लेटो और हीगल और कार्ल मार्क्स को खुले समाज का शत्रु बताया है। खुला समाज वह समाज होता है जिसके सदस्य अपने समाज की राजनीतिक सत्ता एवं संस्थानों की आलोचना बिना डर भय के करते हैं। पॉपर ने बताया है कि तीनों विचारक इतिहासवाद यानी ऐतिहासिक नियमों के द्वारा समाज के विकास की जो वैज्ञानिक व्याख्या करते हैं वह मूलतः पूर्ण सत्तावाद और तानाशाही पर आधारित व्यवस्था है, जबकि वैज्ञानिक सिद्धांत किसी भी नियम को सार्वभौमिक एवं अंतिम नहीं मानता। पॉपर के अनुसार परिवर्तन अवश्यंभावी एवं निरंतर प्रक्रिया है, जबकि प्लेटो दार्शनिक प्रशासन वाले आदर्श राज्य, हीगल राष्ट्र राज्य एवं मार्क्स साम्यवाद को चरम एवं अंतिम व्यवस्था मानते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर आधुनिकतावाद का
आधारभूत लक्षण नहीं है। जो उत्तर आधुनिकतावाद है उसका आधारभूत लक्षण कौन सा नहीं है? तो पहला, वे विसंरचना में विश्वास करते हैं, पहला सही हो जाएगा। दूसरा, यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के स्वीकृत सिद्धांतों को चुनौती देता है, ये भी सही है। यह नारीत्व की अवधारणा से संबंधित है, ये गलत है। यह व्याख्यान या नैरेटिव के प्रति अविश्वास व्यक्त करते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। उत्तर आधुनिकतावाद के आधारभूत लक्षण होते हैं, यह विसंरचना विश्वास करते हैं, यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के स्वीकृत सिद्धांतों को चुनौती देते हैं, यह अधिआख्यान या मेटा नैरेटिव के प्रति अविश्वास व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, गाइया की अवधारणा किसने दी है? जो गाइया की धारणा है वो दी गई है जेम्स लवलॉक के द्वारा। गाइया की अवधारणा जेम्स लवलॉक ने दी है। गाइया ग्रीक पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करने वाली देवी का नाम है। जेम्स लवलॉक ने भी पृथ्वी को एक जीवित देवी के तुल्य माना है जो अपने अस्तित्व को बनाए रखने में सक्षम है। पृथ्वी एक जटिल जीवित अवयव है जो कि सर्व निगमन द्वारा प्रत्येक चीज और गतिविधि को नियंत्रित कर लेती है और संतुलन एवं समस्थिति बनाए रखती है। जिस प्रकार जीव परिस्थिति अनुसार स्वयं को बदल लेते हैं, उसी प्रकार जीवमंडल, वायुमंडल, महासागर, मिट्टी आदि भी आत्म विनियमन द्वारा कर लेते हैं। नेक्स्ट है, भारत का काला पानी भूभागीय विवाद किस देश से है? तो ये है नेपाल के साथ। काला पानी पर 3 देशों की बॉर्डर भारत, नेपाल, चीन मिलते हैं। काला पानी से होकर महाकाली नदी गुजरती है, जिससे भारत में शारदा नदी, नेपाल में काली नदी के नाम से जाना जाता है। भारत काला पानी को उत्तराखंड राज्य के पिथौरा जिले के धारचूला तहसील का हिस्सा मानता है। वर्तमान में यह भारत एवं नेपाल की मध्य जमीन को लेकर सीमा विवाद का कारण बना हुआ है। निम्नलिखित में से किसने मार्क्सवाद को अधिनायकवादी सिद्धांत कहा है? तो मार्क्सवाद को अधिनायकवादी सिद्धांत कहे गए हैं कार्ल पॉपर के द्वारा और हैना अरेंड के द्वारा। मार्क्स ने राज्य एवं समाज का जिस प्रकार वर्गीकरण किया है, इससे समाज कई वर्गों में बंट जाता है और राज्य एक शोषणकारी तंत्र साबित होता है। राज्य की इस प्रकार वर्गीकरण और इसके कार्य व्यवहार से मानव समाज की स्वतंत्रता बाधित हो जाती है। इन्होंने इसी विचार की आलोचना पॉपर और हन्ना अरेंट द्वारा की गई है तथा मार्क्सवाद को अधिनायकवादी सिद्धांत कहा जाता है। कार्ल पॉपर ने अपनी पुस्तक ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज में मार्क्सवाद को मुक्त समाज का दुश्मन ठहराया है, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को नष्ट कर देता है और उसके व्यक्तित्व के विकास में बाधक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से उत्तर आधुनिक चिंतक हैं? तो उत्तर आधुनिक चिंतक माने जाते हैं माइकल फूको और जेया फोइस लोयोटार्ड आधुनिक चिंतक माने जाते हैं। उत्तर आधुनिकतावादी दर्शन एक दार्शनिक आंदोलन है जो कि 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में संस्कृति, पहचान, इतिहास और भाषा के बारे में आधुनिकतावादी दार्शनिक विचारों के कथित रूप में मौजूद धारणाओं के आलोचनात्मक प्रतिक्रिया के रूप में उभरा, जो 18वीं सदी के ज्ञानोदय के दौरान विकसित हुआ। वे उत्तर आधुनिकतावादी विचारकों ने भव्य आख्यानों, अस्तित्व की एकता, ज्ञान मीमांसा की निश्चितता और वास्तविकतावाद जैसी अवधारणाओं का विकास किया है। जीन फ्यूकोइस लोयोटार्ड ने पोस्ट मॉडर्न कंडीशन में दार्शनिक उत्तर आधुनिकतावादी विचारों का वर्णन किया है। जीन वॉडरिलॉड, फ्रांकोइस लोयोटार्ड, जैक डेरिडा, मिशेल फौकॉल्ट आदि प्रमुख उत्तर आधुनिकतावादी विचारक हैं। नेक्स्ट है, इमाइल के लेखक कौन है? तो इमाइल नामक जो पुस्तक है वो लिखी गई है रूसो के द्वारा। इमाइल के लेखक रूसो हैं। रूसो ने यह पुस्तक शिक्षा पर लिखी है। इसे प्रगतिवाद उपागम का उदय हुआ। मनुष्य की निर्वासित प्रकृति का उदय ही शिक्षा का उद्देश्य है। इस पुस्तक के अनुसार प्रत्येक बच्चे को अपनी प्रकृति के अनुसार शिक्षित करना चाहिए। इसमें रूसो ने धार्मिक शिक्षा का विरोध किया है तथा इसी में प्रकृति की ओर लौटो का नारा दिया गया है। रूसो की अन्य रचनाएं इस प्रकार हैं: डिस्कोर्स ऑन द मोरटल इफेक्ट ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, जो कि 1750 में लिखी गई थी। डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी
1754 में लिखी गई थी। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 में लिखी गई और इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल इकोनॉमी 1758 में लिखी गई थी। नेक्स्ट आते हैं जॉन रॉल्स। निम्नलिखित में से किस में विश्वास रखते थे जॉन रॉल्स हैं? इनका विश्वास था अंतर सिद्धांत पर और समतावाद पर। किस पर? अंतर सिद्धांत और समतावाद पर इनका विश्वास था। जॉन रॉल्स अंतर सिद्धांत और समतावाद में विश्वास रखते हैं। अंतर सिद्धांत रॉल्स के न्याय सिद्धांत के दूसरे सिद्धांत का दूसरा भाग है। पहले सिद्धांत की आवश्यकता है कि नागरिकों को समान बुनियादी स्वतंत्रता प्राप्त हो। दूसरे सिद्धांत में पहले भाग में अवसर की निष्पक्ष समानता की आवश्यकता है। इन नियमों में अंतर सिद्धांत पर प्राथमिकता है। अंतर सिद्धांत उन नीति या फिर संस्थानों को उचित नहीं ठहरा सकता जो उन्हें निरस्त करते हैं। अतः सिद्धांत आप और धन के वितरण, जिम्मेदारी और शक्ति के पदों एवं आत्मसम्मान के सामाजिक आधारों को नियंत्रित करता है। यह मानता है कि इन वस्तुओं के वितरण में असमानता तभी स्वीकार है जब वे समाज के कम से कम अच्छी स्थिति में लाभान्वित हों। नेक्स्ट है उदारवाद के विकास चरणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो उदारवाद के विचार को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले आते हैं नकारात्मक उदारवाद, फिर सकारात्मक उदारवाद, उसके बाद आती है समतावादिता, फिर है शिक्षा तंत्रवाद। पहले आते हैं नकारात्मक उदारवाद, सकारात्मक उदारवाद, समतावादिता और शिक्षा तंत्रवाद। नेक्स्ट है दो कथन दिए गए हैं। अभिकथन कहता है कि माउंटबेटन प्लान की घोषणा 13 मई 1947 को की गई थी, तो पहला गलत हो जाएगा। कारण कहता है कि 18 जुलाई 1947 को ब्रिटेन संसद ने माउंटबेटन प्लान का अनुसमर्थन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के रूप में किया है, तो दूसरा सही हो जाएगा। पहला गलत है, दूसरा सत्य है। माउंटबेटन की घोषणा 3 जून 1947 को की गई थी। इसे 3 जून योजना या बाल्कन प्लान भी कहा जाता है। माउंटबेटन योजना के अनुसार भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटेन प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया था। हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा 15 जुलाई 1947 को तथा अगले दिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा इस विधेयक को पारित कर देने के बाद 18 जुलाई 1947 को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हो गई थी। नेक्स्ट आते हैं प्लेटो के निम्नलिखित मूल पाठों को उनके क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है क्षमा, दूसरी है रिपब्लिक, तीसरा है स्टेट्समैन और चौथा है लॉज। क्षमा एपोलॉजी, इसमें सुकरात पर लगे नास्तिकता एवं युवकों को पथभ्रष्ट करने के आरोप और उनका बचाव है। सुकरात के मुकदमे में इसका वर्णन किया गया है। गांधी जी द्वारा सत्यवान नाम से इसकी गुजराती में अनुवाद किया गया है। नेक्स्ट आते हैं गणराज्य रिपब्लिक, इसमें 10 अध्याय हैं। इसका उपशीर्षक है न्याय, अर्थात मुख्य प्रतिपाद विषय है न्याय। इसमें दार्शनिक राजा का वर्णन किया गया है। रिपब्लिक का यूनानी अर्थ पॉलिटिया होता है, जिसका अर्थ है राज्य व्यवस्था। नेक्स्ट आते हैं स्टेट्समैन, यह रिपब्लिक के बाद लिखी गई थी। इसमें राज्यों का वर्गीकरण है जो कि अरस्तू ने भी स्वीकार किया है। नेक्स्ट है विधि या लॉज, यह सबसे अंत में लिखी गई थी। लॉज में श्रेष्ठ परिषद का उल्लेख है। इसमें राजनीतिक सामाजिक विषयों का व्यवहारिक विश्लेषण भी है। नेक्स्ट है 13वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य कौन सा नहीं था? जो 13वीं पंचवर्षीय योजना है, इसमें इन्होंने इन योजनाओं में कहा गया था योजना प्रक्रिया को चरणबद्ध रूप से समाप्त करना था। इसमें योजनाओं के दौरान व्यवस्थागत सुधार भी किए गए थे। इसमें वार्षिक योजना विवरण का भी चरणबद्ध किया गया था। इसका पहला लक्ष्य नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। इसका आयोग के द्वारा क्वेश्चन हटा दिया गया था। 13वीं पंचवर्षीय योजना के निम्न लक्ष्य थे सरकार की विभिन्न जो स्कीम हैं उनको क्रियान्वित करना। पहला वार्षिक योजना बजट रणनीति, दूसरा योजना क्रिया को चरणबद्ध रूप से समाप्त करना, तीसरा योजना के दौरान व्यवस्थागत सुधार करना। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। पहले आते हैं ई गवर्नेंस, ए का संबंध है NE
जीपी से। नेक्स्ट आते हैं पंचायती राज, ये 73वें संविधान संशोधन से संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं शिकायतों का निवारण, ये ओट्समोन थ्योरी से संबंधित है। और जो शिक्षा का अधिकार है ये 2009 में दिया गया था। ई गवर्नेंस NEGP से संबंधित है। पंचायती राज 73वें संविधान संशोधन से संबंधित है। शिकायतों का निवारण ओट्समैन से संबंधित है। और शिक्षा का अधिकार 2009 से संबंधित है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। पहले दिए गए हैं, पहला आता है लेक सक्सेस सम्मेलन, इसका संबंध है 1949 से। स्टॉकहोम सम्मेलन ये 1972 से संबंधित है। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? चिपको आंदोलन का संबंध है 1973 से। और रियो अर्थ सम्मेलन 1992 में हुआ था। देखो, लेक सक्सेस सम्मेलन 1949, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, चिपको आंदोलन 1973 और रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992। नेक्स्ट है गांधी की स्वदेशी की अवधारणा पर निम्नलिखित का प्रभाव पड़ा था। जो गांधी जी की स्वदेशी की अवधारणा है, इस पर उनके गहन नैतिक आध्यात्मिक विश्वास का प्रभाव पड़ा था। लोगों की आर्थिक स्थिति की, विशेषकर आम लोगों की स्थिति का, उनकी समझ का प्रभाव पड़ा था। रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट का भी प्रभाव था। लेकिन सत्य एवं जैन धर्म की समझ पर बल से उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। स्वदेशी शब्द संस्कृत से लिया गया है और यह संस्कृत के 2 शब्दों का संयोजन है। स्व का अर्थ होता है स्वयं और स्वदेशी का अर्थ होता है अपने देश से। अनेक व्यवहारिक संदर्भ में इसका अर्थ आत्मनिर्भरता के रूप में लिया जाता है। गांधी जी का विचार था कि स्वदेशी से स्वराज्य को बनाया जा सकता है, बढ़ावा मिलता है, क्योंकि भारत की ब्रिटिश नियंत्रण उनके स्वदेशी उद्योगों के नियंत्रण में निहित है। स्वदेशी भारत की स्वतंत्रता की कुंजी थी। महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम में चरखे द्वारा इनका प्रतिनिधित्व किया गया है। गांधी जी की स्वदेशी की अवधारणा निम्न पर प्रभाव पड़ा था। पहला, उनका गहन नैतिक आध्यात्मिक विश्वास था। लोगों की आर्थिक स्थिति की, विशेषकर आम लोगों की स्थिति की उनकी समझ का। और रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट का भी प्रभाव था। नेक्स्ट आते हैं कथन बताइए। पहला कथन कहता है कि सामाजिक संरचना, मूल्य एवं अभिवृत्तियाँ वैश्वीकरण की प्रकृति द्वारा प्रभावित होती हैं, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, वैश्वीकरण ने विभिन्न सामाजिक समूहों की सांस्कृतिक पहचान और उनकी सामाजिक सौहार्द को उल्लेखनीय रूप से प्रभावित किया है, तो ये भी सही हो जाएगा। दोनों ही कथन सही हैं। वैश्वीकरण से तात्पर्य सारे संसाधन, ज्ञान, जानकारी, जनशक्ति और बाजारों को एक स्तर पर लाते हुए इन्हें निर्बाध रूप से लोगों को उपलब्ध कराने के लिए सभी विकसित अर्थव्यवस्था को एकीकृत आत्मनिर्भर बनाने से होता है। वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण एक रूपता या फिर समस्या की वह प्रक्रिया है जिसमें संपूर्ण विश्व सिमटकर एक हो जाता है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया से सामाजिक संरचना, मूल्य एवं अभिवृत्तियों पर भी प्रभाव पड़ा है। वैश्वीकरण ने विभिन्न सामाजिक समूहों की सांस्कृतिक पहचान और उनके सामाजिक सौहार्द का उल्लेखनीय रूप से प्रभावित किया है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। पहले आते हैं 42 का संविधान संशोधन, ये 1976 से संबंधित है। 44वां संविधान संशोधन 1978 से संबंधित है। 15वां संविधान संशोधन, इसका संबंध है 1963 से। और 38वां संविधान संशोधन, इसका संबंध है 1975 से। पहले आते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976, 44वां संविधान संशोधन 1978, 15वां संविधान संशोधन 1963 और 38वां संविधान संशोधन 1975 से संबंधित है। नेक्स्ट दिए गए हैं गद्यांश और फिर हमें उनको उत्तर देने हैं। पहले आते हैं गद्यांश। सारांशतः व्यक्ति के लिए आंतरिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र के राज्यों के भीतर दखल देने की बढ़ती तत्परता बिना शर्त संप्रभुता से हटके वैश्विक शासन की ओर आगे बढ़ने का संकेत देती है। एक दिशा में आगे बढ़ने के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, परंतु राज्य एवं संप्रभुता हस्तक्षेप के सिद्धांत अभी भी महत्वपूर्ण हैं। इन बिंदुओं पर कोई स्पष्ट आम सहमति नहीं है। फिर इस विचार के लिए कुछ समर्थन है कि UN चार्टर के अनुच्छेद 7 की सटीक व्याख्या की जानी चाहिए कि किसी राज्य की स्पष्ट सहमति के बिना उस राज्य में कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता।
चीनी लोकतांत्रिक गणराज्य की सरकार द्वारा समर्थित दलीलों से संभवतः यह पक्ष बार बार दिखता है। दूसरे पक्ष का विश्वास है कि मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए किसी देश के भीतर हस्तक्षेप अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा पर खतरे के आधार पर ही न्यायसंगत है। शरणार्थियों की अधिक संख्या यह विनिर्णय कि अन्य राज्य सैन्य हस्तक्षेप कर सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के लिए खतरा का साक्ष्य है। कुछ उदारवादी यह दलील देते हैं कि यह शर्त लचीली है और कभी भी विवेकपूर्ण लगने पर मानव अधिकारों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप को न्यायसंगत ठहराया जा सकता है। दृढ़तर पक्ष के लिए भी कुछ समर्थन है। सितंबर 1999 में यूएन के महासचिव कोफी अन्नान ने यह घोषणा की थी कि व्यक्तिगत संप्रभुता उतना ही महत्वपूर्ण हो सकती है जितनी राष्ट्रीय संप्रभुता। अब आते हैं इससे संबंधित प्रश्न। पहले है, संयुक्त राष्ट्र किस आधार पर राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है? तो ये हस्तक्षेप करता है राज्य सरकार की स्पष्ट सहमति के आधार पर। संयुक्त राष्ट्र राज्य सरकार की स्पष्ट सहमति के आधार पर राज्यों के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है तथा मानव अधिकारों की रक्षा के लिए राज्यों को सामूहिक निर्देश भी दे सकता है, क्योंकि राष्ट्रीय गरिमा के साथ व्यक्ति की गरिमा का भी महत्व है। नेक्स्ट है, राज्य में हस्तक्षेप के मामले में संयुक्त राष्ट्र को निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित प्रावधानों को अनुपालन करना चाहिए? तो इनको घरेलू अधिकार क्षेत्र के प्रावधानों को अनुपालन करना चाहिए। राज्य में हस्तक्षेप के मामले में संयुक्त राष्ट्र को घरेलू अधिकार क्षेत्र से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन करना चाहिए। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र का नया दायित्व किस प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय व्याख्या की स्थापना करता है? तो ये वैश्विक शासन प्रदान करना की जो व्याख्या है उसको स्थापना करता है। संयुक्त राष्ट्र का नया दायित्व वैश्विक शासन की ओर आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है। संयुक्त राष्ट्र किस आधार पर राज्य के मामले में हस्तक्षेप करने के लिए तत्पर है? तो ये है आंतरिक न्यायों को बढ़ावा देने के लिए। संयुक्त राष्ट्र व्यक्तियों के लिए आंतरिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए राज्य के मामले में हस्तक्षेप करने को तत्पर है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप के आधार के संबंधों में कुछ वर्गों की आम भावना क्या है? तो ये है मानव अधिकारों का उल्लंघन। संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप के आधार पर कुछ वर्गों की आम भावना है कि मानव अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए किसी देश के भीतर हस्तक्षेप अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा पर खतरे के आधार पर ही न्यायसंगत है। नेक्स्ट आते हैं, फिर से एक अध्ययन दिया गया है और उसके उत्तर देने हैं। 1960 के दशक में लैटिन अनुभव से निर्भरता के सिद्धांत को सामान्यीकृत करके इसे शीर्ष विश्व पर लागू कर दिया गया। वालरस्टीन ने एक विश्व आर्थिक व्यवस्था के अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया जो कि संकेंद्रित वलयों पश्चिम के केंद्रीय देशों एक परिधीय इतिहास द्वारा संभव बनाए गए विभेदीकरण को सम्मिलित करता है। केंद्र में स्थित देश सर्वप्रथम औद्योगिकृत हुआ और शेष विश्व पर एक निर्णायक बढ़त प्राप्त किया। परिधीय राज्य वे हैं जो कि केंद्रीय देशों की आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हैं और जिन्हें जानबूझकर उच्च औद्योगिक कुशलताओं का विकास करने से रोका जाता है। अर्धपरिधीय राज्य मध्य श्रेणी में आते हैं जो किसी भी देश में जा सकते हैं और इनमें वे केंद्रीय राज्य भी शामिल होते हैं जिन्हें अपनी केंद्रीय राज्य की स्थिति खो दी हो। संपूर्ण व्यवस्था श्रम के एक अंतर्राष्ट्रीय विभाजन को प्रतिबिंबित करती है। इस व्यवस्था की प्रमुख प्रवृत्ति अतिरिक्त मूल्यों का परिधि क्षेत्र में केंद्रीय राज्यों की ओर हस्तांतरण करना है। पीपी रे, एक फ्रांसीसी समाजशास्त्री ने उत्पादन के साधनों का अभिव्यक्तिकरण की एक परिशुद्ध अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए इसे द्वैतवाद के विचार से जोड़ा। इन्होंने तर्क दिया था कि विश्व के कुछ निश्चित क्षेत्रों में अल्प विकास यहाँ के देश समाज की प्रवृत्ति के कारण अत्यधिक था। पश्चिम में सामंत्य उच्च वर्ग की अभिवृत्ति के कारण सामंतवाद ने पूंजीवाद को जन्म दिया। शेष विश्व में इसने यूरोपीय सामंतवाद का अनुभव नहीं किया था। व्यापार और निवेश के माध्यम से एक समाज का विश्व अर्थव्यवस्था के रूप में एकीकरण का परिणाम मौजूदा शासित वर्गों को मजबूत किया। पूंजीवाद के विस्तार के उसके प्रतिरोध के बल देने के रूप में हुआ।
कैपोराशो और बेहरूर, जो कि 1981 में इन्होंने कहा था कि निर्भरता संरचनात्मक स्थिति से संबंधित है। इसमें केवल एक बाह्य सहायता पर एक अन्य विश्वास के बिना एक स्वस्थ एकीकृत व्यवस्था अपने आर्थिक चक्र को पूरा नहीं कर सकती। अब आते हैं इससे संबंधित प्रश्न। पहला है, एक एकीकृत व्यवस्था के रूप में निर्भरता के लिए निम्नलिखित में से कौन जरूरी है? तो इसमें बाह्य योगदानकारी कारक जिम्मेदार होते हैं। एक एकीकृत व्यवस्था के रूप में निर्भरता के लिए बाह्य योगदान कारक जरूरी हैं। नेक्स्ट है, निर्भरता सिद्धांत में अर्ध परिधि की अवधारणा को किसने दिया है? तो अर्ध परिधि की अवधारणा को इमैनुअल वेलरस्टेन के द्वारा दिया गया है। वेलरस्टेन एक विश्व आर्थिक व्यवस्था के अपने सिद्धांतों को प्रतिपादित किया, जो कि सांकेतिक वलयों, पश्चिम के केंद्रीय देश, एक अर्ध परिधि इतिहास द्वारा संभव बनाए गए विभेदीकरण को सम्मिलित करता है। नेक्स्ट है, वेलरस्टेन के अनुसार विश्व आर्थिक व्यवस्था इनमें से कौन सी व्यवस्था को व्यक्त करती है? तो इन्होंने व्यक्त किया है श्रम का अंतर्राष्ट्रीय विभाजन से। वेलरस्टेन के अनुसार संपूर्ण विश्व व्यवस्था श्रम के एक अंतर्राष्ट्रीय विभाजन को प्रतिबिंबित करती है। गैर पश्चिमी देशों की विश्व आर्थिक व्यवस्था में शामिल होने का उनमें से कौन सा परिणाम होता है? तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में शामिल होने का परिणाम क्या है? उनकी पूंजीवाद के विस्तार का विरोध करने की क्षमता बढ़ाना। गैर पश्चिमी देशों की विश्व आर्थिक व्यवस्था में सम्मिलित होने का परिणाम उनका पूंजीवाद के विस्तार का विरोध करने की क्षमता बढ़ाने के रूप में होता है। नेक्स्ट है, उत्पादन के साधनों का अभिव्यक्तिकरण की अवधारणा निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करती है? तो इन्होंने व्याख्या की है विश्व के कुछ देशों में अल्प विकास की स्थिति की। फ्रांसीसी समाजशास्त्री पी रे ने उत्पादन के साधनों का अभिव्यक्तिकरण की अवधारणा को प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार विश्व के कुछ निश्चित क्षेत्रों में अल्प विकास वहाँ के देशज समाज की प्रवृत्ति के कारण अधिक था। इसके साथ ही हमारा आज का वीडियो होता है कंप्लीट गाइस। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।